क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। हम लोग ये विकास चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। विकास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बता देता हूं, और वो ये देखिए, विकास चैप्टर जो है ये बहुत लंबा चैप्टर है सर। पिछले वाले से भी लंबा नहीं, पिछले वाला तो इससे भी लंबा था। ये भी आपका बड़ा चैप्टर है, ठीक है जी। ये भी चैप्टर कैसा है? बड़ा चैप्टर है। और ये एक अकेला चैप्टर है जो 4 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो 4 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। यानी इस अध्याय में हम 4 भाग पढ़ेंगे और हर एक भाग जो है वो क्या है? कंप्लीट एक चैप्टर है। यानी एक ऐसा चैप्टर जो 4 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। अब सर वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, जरा नाम देखिएगा। सबसे पहला है इसमें जो हम पहला भाग पढ़ेंगे विकास चैप्टर का, वो है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? कार्बनिक विकास के प्रमाण। तीसरा हम पढ़ेंगे कार्बनिक विकास के सिद्धांत, और चौथा हम पढ़ेंगे मानव विकास। तो इस तरीके से हमारा ये जो अध्याय जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है, और प्रत्येक भाग जो है वो कंप्लीट एक चैप्टर है। क्या है? पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है जी। अब पहली बात तो ये चीज समझ में आ गई कि भैया ये बड़ा चैप्टर है जो कुल मिलाकर 4 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। 4 चैप्टर यानी 4 भाग है, प्रत्येक भाग एक चैप्टर के समान है। हमें इसको पढ़ना होगा। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से? अब कई बच्चों के ना बहुत सारी ये चीजें, सर आप लिख कर ले आओ, सर आप लिख कर मत लाओ, है ना? यही होता है ना, सर आप लिख कर मत लाओ। एक कहता है सर आप लिख कर ले आओ। आप लिख कर लाते हो तो मजा आता है, आप नहीं लिख कर लाते, आप खुद लिखते हो तो मजा आता है। तो मैंने कहा चलो दोनों को मजे देते हैं यार। ऐसी कौन सी बात हो गई है? दोनों को मजे देते हैं। लिख कर भी ले आते हैं और लिख भी लेंगे, है भाई? चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, ठीक है। सर लिख कर मत लाओ, ठीक है हम खुद लिखेंगे। सर लिख कर ले आओ, ठीक है जी हम लिख कर भी ले आएंगे, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है पहले तो ध्यान से सुन लीजिए। जिनको नोट्स बनाने हैं, ऑब्वियसली बात, आप सभी को नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर कंटेंट जो है वो ये रहा, ये वाला। ये जो पूरा भाग है ना, ये पहला भाग, इसका पूरा का पूरा कंटेंट मैं लेकर आ गया। ये जो पहला भाग है, ध्यान से देखना भाई, ये जो पहला भाग है ना, ये पहला भाग, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी में लेकर आ गया। ये यहां से ये पहला पेज, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां विद डायग्राम्स, ये सारा का सारा मैं लिखकर लेकर आ गया हूं, ठीक है। ये यहां तक, यहां तक, ये पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट जो था हमारा। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट जो है, ध्यान से सुनना। कौन सा पार्ट था सर? फर्स्ट हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है बेटा जी हमारा यहां पर क्या? ये वाला जीवन की उत्पत्ति जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट के मैं आपके सामने पूरे के पूरे क्या लेकर आ चुका हूं? नोट्स लेकर आ चुका हूं। डन, ठीक है जी। अब आपने क्या करना होगा? अब आपने क्या करना होगा? पहले मेरी बात को सुन तो लो दोस्त, सुन तो लो, सुन लो पहले। सुनोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें लगता है बस सर हमारी बात सुन, पहले हम बात करके तो सुन लो मेरे भाई। क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं आपसे कि ये जो पहला पार्ट है ना, इसके टोटल कितने भाग है? 4 भाग है। इसमें से जो पहला भाग जो है, इस पहले भाग के ये सारे नोट्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है? नोट्स। और ये आपको आज स्लाइड में मिल जाएंगे दोस्त। ये सारे के सारे नोट्स आपको किसमें मिल जाएंगे? स्लाइड्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सर एनसीईआरटी बेस लिख कर लाओ। अबे खुद लिख ले, तुम पिटने के काम कर रहे हो, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं दोस्त, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, लिमिट में। एनसीईआरटी लिख कर लाओ, ये लिख कर लाओ, वो लिख कर लाओ। जितना लिख कर ला रहा हूं ना, जितनी सारी चीजें लेकर आ रहा हूं, अगर तू ये भी ध्यान से पढ़ लेगा ना तो नाम क्या आगे? डॉक्टर लगा लेगा। बिना 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 पढ़े लिखे तो नाम क्या? डॉक्टर लगा रहा है, तो गलत बात है दोस्त, ठीक है। पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद लगा लेना, ठीक। चलो जी, सर टेस्ट में सिलेबस क्या आएगा? कई बार बता चुका, अब तक जितना भी पढ़ाया गया वो सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा पहला भाग जिसके है ये सारे नोट्स। ये पहला भाग है जिसके ये सारे नोट्स हैं, ये आज आपको मिल जाएंगे। अब यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो है एनसीईआरटी बेस्ड चीजें। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? एनसीईआरटी बेस्ड है। कैसी है ये सारी की सारी? क्या ये सारी की सारी चीजें कैसी है? एनसीईआरटी बेस्ड है। सब कुछ क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। अतिरिक्त चीजें भी हैं इसमें, एक्स्ट्रा चीजें भी है, वो सब कुछ आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या? अब हम अपने तरीके से पढ़ने वाले हैं कुछ। सर किस तरीके से पढ़ेंगे दोस्त? हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे बताते हैं आपको, आइएगा। अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये ध्यान से सुनिएगा। वो तो थे कंप्यूटर बेस्ड टाइप नोट्स। देख मैं 3 चीजें लेकर आया हूं, करिए। ये वाले जो थे ये थे कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर में लिखा, ये सारा यहां पर रख दिया है, ये आप नोट्स लिखेंगे। डन, आपको नोट्स लिखने हैं, इसमें से लिखेंगे। दूसरा, अब समझने के लिए हम मैं क्या लेकर आया हूं? मैं इस तरीके से भी लेकर आया हूं। पहले का लिखा हुआ, ये पहले का लिखा हुआ है। अब इसके पहले में लिखे हुए में क्या होगा कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी आपको यहां पर मिलेंगी। तो मैं लिखूंगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। लिखा हुआ भी है, एक कंप्यूटर बेस्ड लिखा हुआ है, एक हैंड राइटर लिखा हुआ है, और एक मैं खुद लिखूंगा। अब बता इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं ना? डन, क्लियर है। चले आगे। सर ये चैप्टर कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितने लेक्चर लग जाएंगे? 7 से 8 लेक्चर लग जाएंगे इसमें। सर कितना वेटेज है इसमें? बेटा मैक्सिमम आपके हर साल जो है क्वेश्चन अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम यहां पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैक्सिमम 3। तो हम 3 से 4 क्वेश्चन लेकर चलते हैं इस चैप्टर के। कौन सा? विकास चैप्टर है। चलें शुरुआत करें, करें। हाँ खुद कर, ड्रीम एमबीबीएस। सर आप कंफ्यूज करते रहते हैं यार भाई। एक काम करते, तुमको पढ़ाते नहीं है, तुम इतने भोंदूलाल हो कि इसकी कोई हद नहीं है। तुम्हारे लिए जितना कुछ कर दो सर आप कंफ्यूज कर देते हैं, सर आप ये कर देते हैं, सर आप वो कर देते हैं। अब तुम चाहते क्या हो बे? तुमको नहीं पढ़ना लिखना है तो बंद कर दो ना यार। तुम्हारे लिए नोट्स की तैयारी करे, तुम्हारे नोट्स लेकर आ रहे तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुमको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करे तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। अब तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम पढ़ने की बस की नहीं है तुम्हारी, कंफ्यूज कर देते तुमको यार। गजब हो यार तुम यार। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विकास इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? विकास इवोल्यूशन, ठीक है जी। 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। किसके लिए? नीट के लिए। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं किसमें? इसके नीट के लिए। स्टार्ट करते हैं। आइए। तो यहां पर सबसे पहली स्लाइड जो आपको दिख रही है यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि बेटा हमारा विकास चैप्टर जो है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। सर 4 भाग कौन से? सबसे पहला है जीवन की उत्पत्ति जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा है कार्बनिक विकास के सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तीसरा है कार्बनिक विकास के प्रमाण एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चौथा है मानव विकास ह्यूमन इवोल्यूशन। ये 4 भाग हैं। अब बता इसमें कौन सी चीज तेरे को समझ में नहीं आई? बताओ इसमें से कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सीधी सी बात बोली मेरे भाई, चैप्टर का नाम विकास जिसके हैं 4 भाग। चैप्टर का नाम विकास जिसके हैं 4 भाग, ये 4 भाग हैं। डन। पहला है जीवन की उत्पत्ति, दूसरा पढ़ेंगे कार्बनिक विकास के सिद्धांत, तीसरा पढ़ेंगे कार्बनिक विकास के प्रमाण, और चौथा पढ़ेंगे मानव विकास। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जीवन की उत्पत्ति की। सबसे पहला भाग जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जीवन की उत्पत्ति। ले मेरे भाई मैं हाथों से भी लिखूंगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीवन की उत्पत्ति।
अब देखिए, ये पहला भाग पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम क्या है? सब चैप्टर का नाम है विकास। चैप्टर का नाम क्या है? विकास है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर कुछ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, पिछले दो चैप्टर जो थे थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, मजा आया था पढ़ने में। उससे पहले वाला जो वंशगति और विविधता के सिद्धांत, वो कैलकुलेटिव था, उसमें कैलकुलेशंस की क्वेश्चन से मजा आया होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला चैप्टर जो है, आगे के ज्यादातर चैप्टर थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरी होगी, उसको समझना होगा, उसके नोट्स बनाने होंगे। कैलकुलेटिव पार्ट इस चैप्टर में एक आएगा जिसका नाम है हार्डी-विनबर्ग थ्योरी, या सॉरी हार्डी-विनबर्ग आपकी क्या होगी, एक तरीके से हम पढ़ेंगे। एक कैलकुलेटिव पार्ट होगा जिससे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो केवल एक ही कैलकुलेटिव पार्ट आता है इस चैप्टर में जहां पर कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, जिसका नाम है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर विकास क्या होता है? पहली बात, पहला क्वेश्चन, सर ये विकास होता क्या है? सर इवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज इवोल्यूशन? सर आपने तो ये बोल दिया कि हम चैप्टर पढ़ने वाले विकास जिसके हैं 4 भाग, सबसे पहला भाग है जीवन की उत्पत्ति। ये पढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि सर ये विकास क्या होता है? सर ये इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? ये पूछेंगे सर विकास क्या होता है, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सर इसका मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, इवोल्यूशन की जो है वो दो डेफिनेशन है, क्या दो परिभाषा है इसकी। इवोल्यूशन की कितनी परिभाषाएं हैं? दो परिभाषाएं हैं। सबसे पहले यहां पर लिखी हुई है पहली परिभाषा, जरा देखिए यहां पर क्या लिखी है। पहली परिभाषा लिखी हुई है छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना। क्या मीनिंग है सर? पहले पढ़ ले, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन का अर्थ, उसका मीनिंग, उसकी परिभाषा यहां पर दो लिखी हुई है, ये पहली लिखी हुई है, ये दूसरी लिखी हुई है। पहली लिखी हुई है छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना। क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग हमको बताओ। चलो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, आपके पूर्वज कौन थे? हाँ जी, आपके पूर्वज कौन थे, या कौन थे आपके पूर्वज? कौन थे? मनुष्य थे? आपके पूर्वज मनुष्य थे? उन मनुष्य से पहले और कौन थे? आपके पूर्वज कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर बंदर थे, है ना? कौन थे? बंदर थे, है ना? बंदर, क्योंकि बचपन से यही सिखाया है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, है ना? हाँ, शरीर सर पे है बेटा। हमारे जो पूर्वज जो थे वो किसके समान थे? याद रखना, हमारे जो पूर्वज जो थे वो थे एप्स। क्या थे? कपी के समान थे। क्या थे? कपी के समान थे। क्या थे? कपी के समान थे। हमारे जो पूर्वज जो थे वो किसके समान थे? कपी। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? कपी, एप्स याद आ रहा है? ऐसा कुछ बताया? एप्स, कपी, ये कुछ नाम दिया था, याद आ रहा है? याद करिए, वो जीव जो आपने नाम सुना होगा, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबॉन, इनमें से दो नाम आपने जरूर सुनेंगे, गोरिल्ला, एक चिंपैंजी नाम जरूर सुना होगा। इनको बोलते कपी। ये बंदरों से अलग होते हैं। कैसे? इनका एक तो आकार बड़ा होता है और इनमें पूंछ नहीं होती है। तो हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे जो एंसेस्टर जो थे, वो किसके जैसे थे? बंदरों के जैसे नहीं थे, कपियों के जैसे थे। तो पहली बात तो ये याद रखना, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बंदर नहीं थे। हमारे पूर्वज जो थे वो किसके समान थे? कपी के समान थे। कपी क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, कपी वे जीव हैं जो दिखने में बंदर जैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, पूंछ उनमें नहीं होती है, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, जिसमें से 5वां गुणसूत्र उनका बिल्कुल हमारे जैसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो कपी के समान थे कौन? हमारे पूर्वज। अब आपको कैसे पता लगा? सोचो, आपको कैसे पता लगा कि हमारे पूर्वज कपी के समान है? हमको कैसे पता लगा कि हमारे पूर्वज कपी के समान? कैसे पता लगा? आप बोलेंगे सर हमने बुक्स में पढ़ा। बुक्स में किसने लिखा? किसी ने लिखा। कहां से अध्ययन किया? कहीं से नॉलेज मिली। कहां से? अरे वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता लगा कि नहीं पता लगा? वैज्ञानिकों ने रिसर्च कहां पर करी? वैज्ञानिकों को क्या मिले? जीवाश्म मिले। क्या मिले? फॉसिल्स मिले। क्या मिले? जीवाश्म मिले। यानी हमारे जो पूर्वज जो थे उनके मृत नमूने मिले। क्या मिले? मृत नमूने मिले, उनके पार्ट्स मिले, उनके भाग मिले जो मिट्टी के अंदर दबकर रह गए, और हमने उनको देखा, हमने उनका अध्ययन किया और हमें पता लगा कि भैया हमारे जो पूर्वज जो थे, वो किसके जैसे थे? कपी के जैसे। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये चीज अगर हमें नहीं पता लगती, ये चीज अगर हमें नहीं पता लगती, तो ये चीज छुपी रह जाती। सोचो, अगर ये चीज हमें नहीं पता लगती तो क्या ये बात छुपी रह जाती या नहीं छुपी रह जाती? छुपी रह जाती ना? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या ये बात छुपी रह जाती? हाँ सर। और अगर ये बात छुपी रह जाती तो हमें पता लग पाता? नहीं पता लग पाता। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। क्या विकास का मतलब क्या है? उन छुपी हुई संभावनाओं का पता लगाना, वो चीजें जो हमें पता नहीं है, ऐसी चीजों का पता लगाना क्या कहलाएगा? विकास ही तो कहलाएगा। कि हमारे पूर्वज कौन थे? सर ये थे। हमें कैसे पता लगा? जीवाश्म से पता लगा। वो छुपी हुई चीजें थी, वो छुपी हुई संभावनाएं थी, जिनको हमने पता लगाया और हमें पता लगा कि हमारा विकास किससे हुआ है? कपियों से हुआ है। बता, ये पहली डेफिनेशन के लिए डंडना डंडा। दूसरी डेफिनेशन बोलिए, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्रमिक परिवर्तन। दूसरी डेफिनेशन बोलिए, विकास का मतलब होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्रमिक परिवर्तन। अब क्रमिक वर्ड का मतलब होता है क्या? एक क्रम में परिवर्तन। क्या क्रमिक का मतलब क्या होता है? एक क्रम में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। सर मीनिंग मैंने कहा, आप में से दूसरा उदाहरण सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले आपके घर में मोबाइल हुआ करता था? जल्दी से मुझे बताइए, आपके घर में मोबाइल हुआ करता था? बातें मत करिएगा, बस सिंपल हाँ या ना। देखिए, ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाइएगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, समझने की दृष्टि से देखिए बहुत ईजी है। आपके घर में 10 साल पहले मोबाइल था, कईयों के था, कईयों के नहीं था। चलो 5 साल पहले था। हाँ सर, उससे पहले था। चलो मेरे घर में मोबाइल जो आ गया था वो कब आया था? 2003 में आ गया था मेरे घर पर मोबाइल। सॉरी 2004 में मेरे घर पर मोबाइल आ गया था। और 2004 में जो मेरे घर पर जो मोबाइल आया था वो कौन सा था? वो कीपैड वाला याद है? वो 1 2 3 4 वो बटन्स वाला होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है उसके बाद में, जिसमें एक गेम होता था सांप वाला, नोकिया का आता था 555, दे मारो टूटेगा ही नहीं है, याद आ रहा है? ऐसे फोन होते थे। हाँ सर, नोकिया के फोन होते थे। फिर धीरे धीरे नोकिया बदलकर दूसरी और कंपनीज आने लग गई। हाँ सर, धीरे धीरे सोच, वहां पर उस फोन में क्या आने लगे? कैमरे आने लगे। धीरे धीरे उसमें एप्लीकेशंस आने लगी। फिर एंड्रॉइड आया, फिर एंड्रॉइड के वर्जन आए, फिर ये वर्जन आया, वो वर्जन आया, फिर उसके बाद में आईफोन आया, फिर आईफोन ये वाला आया, 4 5 6 7, अब कितना आ गया? 15 आ गया। खुद सोच, क्या धीरे धीरे एक क्रम में क्या परिवर्तन आ रहा था? क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। हाँ सर, परिवर्तन आ रहा है। तो यही परिवर्तन, यही क्रम में जो परिवर्तन हो रहा है, यही क्या कहला रहा है मेरे भाई? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? एक क्रम में परिवर्तन हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। तो सिंपल से दो एग्जांपल से चीज समझ में आ गई कि विकास का मतलब क्या होता है? कि वो छुपी हुई चीजें जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उनका पता लगाना, ताकि हमें पता लगे कि विकास हुआ है। विकास का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या आ रही है? चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या कहला रहा है? सर विकास कहला रहा है। आज से पहले मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिक साइकिल होती थी? आज से पहले मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स होती थी? आज से पहले मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार होती थी? नहीं, लेकिन अब आ रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सर परिवर्तन हो रहा है। यही क्या कहला रहा है? सर विकास कहला रहा है। आप मुझे बताइए, पहले के जो लोग जो थे क्या खाते थे? गुड़ खाते थे, रोटी खाते थे, अनाज खाते थे, सिंपल सा, और काम करते थे, खेतों में काम करते थे, हष्ट-पुष्ट रहते थे, कोई नुकसान नहीं होता था, बढ़िया रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, कोई ज्यादा बीमारियां नहीं लगती थी। लेकिन अब बाहर का खाना खाते हैं। हाँ सर, बाहर का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल जा रही है। क्या हो रहा है? विकास तो हो रहा है। लेकिन ये विकास कैसा है? सर खराब विकास है। तो विकास आपका अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। विकास का मतलब क्या था? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, एक क्रम में जाना, क्या कहला रहा है? विकास कहलाता है। सर आप एनसीईआरटी संपूर्ण दोगे क्या? बेटा डाल दी है, ऑलरेडी डाल दी है मेरे भाई, डल गई है। एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी संपूर्ण डाल दी, जिसमें थ्योरी डाल दी है। सर ये था सबसे पहला मीनिंग विकास का। मीनिंग विकास क्या होता है? विकास की ये दो डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन आपने नोट्स में लिखनी है दोस्त। यही डेफिनेशन आप यहां पर देखेंगे, यही डेफिनेशन जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी यही चीज आपको यहां पर मिलेगी। क्या कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है विकास, आप देखिए ये सारी चीजें यहां पर जो लिखी हुई है वो सब कुछ नोट्स में है, बशर्ते आप चीज टीचर की सुने तो सही।
आप अपनी मारे रखते हैं, आप अपनी अपनी बातें बस बोलते रहते। कोई टीचर आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करता है, उसकी बातें नहीं सुनते, आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, आपके भले के लिए कहना चाह रहा है। नहीं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। विकास, देख दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है। विकास शब्द का अर्थ है खुलने या छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना, वो संभावना जो छुपी हुई है उनको खोलना, उनको पता लगाना। या विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या हो रहे हैं, क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। लो जनाब, ये दोनों डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, और यही दोनों डेफिनेशन दोस्त यहां पर भी लिखी हुई थी, यहां पर भी लिखी हुई है। सिंपल, आगे बढ़े। अब ये जो विकास शब्द जो है वो किसने दिया सर? ये विकास शब्द जो था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? विकास शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम था? हर्बर्ट स्पेंसर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये विकास शब्द दिया था। एक बार बोल रहा सर ये विकास चैप्टर हट गया नीट के कोर्स में। भाई साहब, गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड आफ्टरनून चल रही है, उठ जा बेटा, नहा धो ले बेटा। कौन था ये बालक? कौन था? कौन था? एक सर काली स्लाइड लाइए, सफेद मत लाइए। देख रहे हो तुम लेवल, देख रहे हो लेवल, किस लेवल पर खेलते हैं सर? आप प्लीज खुद लिखे, ऐसे समझ में नहीं आता है। देख रहे हो तुम लेवल, देख रहे हो बच्चों का। बाय गॉड, कसम से कल को तुम गलती से डॉक्टर बन गया ना, तो गलती से कल को तो पेशेंट अगर मरीज अगर तेरे पास आएगा तो उससे बोलेगा कि भाई तेरे को ये बीमारी मत लेकर, तो दूसरी बीमारी लेकर। मैं तेरी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता ना, मेरे को ये बीमारी अच्छी नहीं लग रही है, तो दूसरी बीमारी लेकर भाई, ऐसी बीमारी को मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो दूसरी बीमारी लेकर। सोचो, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन ये अच्छा नहीं लग रहा व्यक्ति हमको, ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा हमको, हम तो दूसरा व्यक्ति लेकर हम उस पर क्या करेंगे, उसका वो करेंगे, चीरफाड़ करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको। अबे कितने नखरेबाज हो गए तुम, कितने नखरे दिखाते हो यार तुम। एक लेवल होता है यार नखरे का, इतने नखरे। सर सफेद मत लाओ, काला लाओ, सर काला मत लाओ, सफेद लाओ, आंखें खराब हो जाती है हमारी। सर लिखा हुआ मत लाओ, लिखो हमारे साथ, आप लिखोगे तो हम नोट्स बना लेंगे, आप लिखोगे तो हमें समझ में आता है। भाई साहब, अलग अलग लेवल पर खेलते हो यार तुम, बहुत ही अलग लेवल पर। गजब 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 बेटा गजब। चलो जी, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा यार। देख सीधी सी बात है, जो समझदार बालक है ना, जो टीचर की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, और टीचर उसको बता रहा है कि भाई तेरे भले के लिए जो चीज बता रहा है उसको ध्यान से सुन ले। पहली चीज तो ये लिखी, विकास का मतलब क्या होता है, हमें समझ में आ गया, एक एग्जांपल से हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया। दूसरा, विकास शब्द किसने दिया? इन्होंने दिया, खत्म खल्लास। अब बता इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ सकती है? कोई ऐसा बालक जो ये कहता है सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है? भाई तेरे को ये वाली जो लाइन लिखी हुई है इसका एग्जांपल से मैंने तेरे को बता दिया, ये जो चीज लिखी हुई है इसका एग्जांपल से मैंने तेरे को बता दिया, तेरे को मीनिंग समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखा विकास शब्द किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, खत्म खल्लास, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो हो गई विकास की बात। हमने बोला था कि भैया हम ये जो विकास चैप्टर है इसके टोटल 4 भाग है, जिसमें पहला भाग पढ़ने वाले जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति पढ़ने से पहले हमें पढ़ना था कि विकास का मीनिंग क्या है। हमने देख लिया भैया विकास जो है उसकी 2 परिभाषाएं हैं, ये दोनों परिभाषा हमने यहां पर देख ली, समझ ली। विकास शब्द किसने दिया? इन्होंने दिया। अब सर आ जाता है इस पर, सर ये पहला भाग जो है विकास चैप्टर का वो है जीवन की उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे क्या? जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे ना सर, जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, जीवन की उत्पत्ति यानी किसी जीव की उत्पत्ति, किसकी बात कर रहे हैं? किसी जीव की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, किसी जीव का ओरिजिन देख रहे हैं। आपको पता है जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई होगी? सीधी बात, जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई सर? पृथ्वी पर। जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर कहां पर हुई? हवा में हुई है, पानी में हुई है, स्थल पर हुई है, कहां पर हुई है? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है सर पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? सोचो भाई, जीवन की उत्पत्ति, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीवन की उत्पत्ति कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, लेकिन उससे पहले तो क्वेश्चन यही होगा। आप जानते हैं जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई? पृथ्वी पर। लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, बनेगा ना? तो पहला क्वेश्चन आपके हिसाब से जीवन की उत्पत्ति होगा या पृथ्वी की उत्पत्ति होगा? पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारे दिमाग में? सर पहला क्वेश्चन होना चाहिए ये अर्थ कब बनी है ना, ये पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, उसके बाद देखेंगे ना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। अब जरा सोचिए, पृथ्वी जो है क्या ये ग्रह है? क्या ये पृथ्वी एक ग्रह है? हाँ सर, एक प्लेनेट। अब ये ग्रह किसका भाग है? सर ये हमारे ब्रह्मांड का भाग है। किसका भाग है सर? ये हमारे ब्रह्मांड का भाग है, यूनिवर्स का भाग है। तो आप मुझे बताइए, आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, दूसरा क्वेश्चन पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तीसरा क्वेश्चन जीवन की उत्पत्ति कब हुई। हमारे आपके हिसाब से सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़नी चाहिए? दिमाग लगाओ। क्या हमें सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पहले पढ़ना चाहिए, ये पहले पढ़ना चाहिए पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, या सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो ब्रह्मांड के अंदर आता है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी पर आएगा जीवन, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कितने साल पहले हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, किस रूप में हुई, कहां हुई, ये सारी चीजें इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है सर? ये ब्रह्मांड कब बना था और कैसे बना था, ये कैसे बना था ब्रह्मांड, तो ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। अब ये कौन बताएगा? आपने कई आंसर भी लिख दिया सर। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, ये बताने का काम किसने किया था? एक सिद्धांत ने, एक थ्योरी ने, एक हाइपोथेसिस ने, एक परिकल्पना ने, जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत वो सिद्धांत है जो बताता है कि भैया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग थ्योरी। सर इस बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है महाविस्फोट। सिंपल, बिग बैंग थ्योरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महाविस्फोट बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, ये थ्योरी है जो बताती है कि यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये शायद आपके 9th 10th क्लास में सोशल साइंस में आता था या साइंस में आता था? आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, है ना? देखो कह रहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान ने की है। हाँ जी, सो ये महाविस्फोट, ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमारे पहले आ जाती है। आई थिंक हमारे शायद 10th क्लास में आई थी। आइए इसको पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन ये है सर, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो ये बताएगा कौन? ये महाविस्फोट, ये बिग बैंग थ्योरी बताएगी। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन है सर, ये ब्रह्मांड है क्या? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस ब्रह्मांड? ये है कौन? ये ब्रह्मांड कौन है? किससे बना हुआ है? ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? आएगा ना सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा सर, ये ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखिए हेडिंग डाल रखी है बेटा, यहां पर क्या ब्रह्मांड, क्या हेडिंग डाल रखी है? ब्रह्मांड डाल रखी है। अब ये ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो बेटा ब्रह्मांड जो होता है बना होता है आकाशगंगाओं से। आकाशगंगा किससे बनी होती है? गैसों से, धूल के कणों से, ग्रहों से। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा ये हम लिख कर बात करेंगे, तुमको ऐसे समझ में नहीं आता। देखिए हमने बोला कि हम बात कर रहे थे सर ये ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो चलो अभी हम पढ़ेंगे किससे? बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमें बताएगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो हमें बिग बैंग थ्योरी बताएगी, है ना? लेकिन सर ये ब्रह्मांड है क्या? किससे बना हुआ है? ये ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो पहले क्वेश्चन आंसर था ये ब्रह्मांड बेटा किससे बना होता है? ये बना होता है आकाशगंगाओं से। आकाशगंगाओं से बना होता है। आकाशगंगा को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। चलो ठीक है सर, ये तो ठीक है, समझ में आ गया ब्रह्मांड आकाशगंगाओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन सर आकाशगंगा क्या है? ठीक है सर, जैसे हमने बोला
कि हमारा ये जो टीवी जो है, या हम बोलेंगे हमारा जो मोबाइल जो है, उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, उसके अंदर चार्जर भी लगता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना सर। उसी प्रकार यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, आकाशगंगाओं से बना हुआ है। सर आकाशगंगा क्या होती है? सर आकाशगंगा किससे बनी होती है? व्हाट इज दिस आकाशगंगा? ये गैलेक्सी क्या होती है? बेटा ये आकाशगंगा बनी होती है किससे? गैसों से। कैसी गैस है? गाड़ी गैस, जैसे हीलियम, लिथियम, नियॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना। ये कैसी गैस होती है? सघन गैस होती है, गाड़ी गैस होती है, गाड़ी गैसों से। और सर धूल के कण, सर ये जो धूल के कण हैं क्या ये बड़े भी होते हैं? यस, पृथ्वी से बड़े कण भी होते हैं, धूल के बड़े बड़े कण, जिनको मिटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? मिटियोर्स कहते हैं, ठीक है। तो धूल के कण होते हैं, सघन गैसें होती हैं, और क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं। क्या 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 बोला हमने? गैसों का समूह होता है, धूल के कणों का समूह होता है, ग्रह होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आकाशगंगाओं का निर्माण करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, नेबुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, नेबुलास भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना स्टार्स, सुना ना, तारे किससे बने होते हैं? सघन गैसों से बने होते हैं, धूल के कणों से बने होते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें मिलकर क्या बनाती है? आकाशगंगा। अब ऐसी ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा की ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से एक आकाशगंगा है जिसका नाम आपने याद रखना है, मिल्की वे गैलेक्सी। एक आकाशगंगा जिसका नाम आपने याद रखना है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या ये नाम आप सभी ने सुना हुआ है? हाँ सर सुना हुआ है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोला मैंने? ब्रह्मांड जो है कई सारी आकाशगंगाओं से, कई सारी गैलेक्सी से बना हुआ है, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत कौन आता है? सौर मंडल आता है। कौन आता है इसके अंतर्गत? सौर मंडल आता है, जिसको हम दूध मेखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध मेखला। या दूध मेखला याद ना रहे तो सिंपल मिल्की वे गैलेक्सी याद रखना। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध मेखला बोलते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखना, मिल्की वे गैलेक्सी। जिसके अंतर्गत कौन आता है? सौर मंडल आता है। और इस सौर मंडल के अंतर्गत आता है बीच में सूर्य देवता, और फिर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, लेकिन अभी कितने ग्रह हैं? आप सभी समझदार हैं, कितने ग्रह हैं? सर 8 ग्रह। तो 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह, साथ साथ यहां पर धूल के कण होंगे और सघन गैसें होंगी। ये सब कुछ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक गैलेक्सी का, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। जिसके अंतर्गत सौर मंडल में एक ग्रह आता है जिसका नाम क्या होता है? पृथ्वी। इन 8 ग्रह में से एक ग्रह है जिसका नाम है क्या? पृथ्वी। बोल, इतनी सी बात, इतनी सी बात थी। क्या सर ब्रह्मांड क्या होता है? आकाशगंगाओं का समूह होता है। आकाशगंगा क्या होती है? बड़ी बड़ी क्या धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण, ग्रह, उसके साथ साथ सघन गैसें, ये मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, जिसमें से एक आकाशगंगा का नाम हमने रखा मिल्की वे गैलेक्सी। जिसके अंतर्गत कौन आता है? सौर मंडल। उस सौर मंडल में सूर्य है और साथ साथ 8 ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है हमारा जिस पर हम टिके हुए हैं, जिसका नाम है क्या? पृथ्वी। बताओ, ठीक है। अब सोच समझकर मुझे बताना, एक कथन, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ये जो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी ब्रह्मांड में एक डॉट के बराबर है। क्या? यह हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड में एक सिंपल सा छोटे से बिंदु के बराबर है। सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा, उसमें से पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु समान क्या है? एक ग्रह है, जिस पर क्या मिल रहा है? जीवन मिल रहा है। तो आई होप आपको ये जो चीज लिखी है ये समझ में आई होगी। अब यही चीज मेरे भाई जो बार बार बोले लिखो ना लिखो ना, मेरे भाई यही चीज तो यहां पर लिखी हुई है, यही चीज मैंने यहां पर लिखी। बता क्या दिक्कत है तुमको? कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि जिसकी जो प्रॉब्लम है उसकी वो सॉल्व हो, कि जिसको लिखा लिखाया चाहिए वो लिखा लिखाया, हाथ से लिखा लिखाया, हाथ से लिखा लिखाया लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, साथ साथ लिखा लिखाया लाएंगे, हाँ लाएंगे। बताओ तुमको जो चाहिए, जो अच्छा लग रहा है उसमें से अडॉप्ट करो, उसको चूज करो, खत्म कर ला दिया। बस इतनी सी बात है। हम तुमको सारे ऑप्शंस दे रहे हैं ना, एक ऑप्शन नहीं दे रहे, सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तुमको पहले से लिखे हुए नोट्स उसमें से लिखना है, नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने, उसमें से तेरे को समझना है, यहां पर लिखा हुआ उसी को मैं वापस से लिख रहा हूं ताकि तेरे को जब मैं लिखूं तो अच्छे से समझ में आ जाए। बस सिंपल है ना। अब ऑप्शन इतने सारे हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत थोड़ा है। जो चीज यहां लिखी हुई है वही समझा रहा हूं, कोई अलग से चीज थोड़ा कर रहा हूं मेरे भाई। डन, चले आगे। अब यहां तक की बात समझ में आ गई सर। जीवन की उत्पत्ति बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, फिर उससे पहले एक और क्वेश्चन आएगा सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। सर ये किसने बताया? बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में बात करी। ब्रह्मांड क्या है, किससे बना हुआ है? इस ब्रह्मांड में जो है आकाशगंगाओं से बना हुआ है। हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम क्या? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा ग्रह है कौन? पृथ्वी। चलो सर अब ब्रह्मांड से रिलेटेड 2-3 बिंदु है वो जरा यहां पर फटाफट देख लेते हैं। सर ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कुछ वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ था क्या? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब बताओ क्या इतनी सी बात समझ में आई? सर ब्रह्मांड समझ में आ गया, डन। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, खत्म। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला गया? कॉस्मोलॉजी। दूसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोगोनी कहलाता है। असल इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जरा खुद इन दोनों वर्ड पर फोकस कर सोच देख। एक मैंने बोला मेरा, एक मैंने बोला मेरा अध्ययन, एक मैंने बोला मेरी उत्पत्ति का अध्ययन, एक मैंने बोला एक तो मेरा अध्ययन, एक मैंने बोला मेरी उत्पत्ति का अध्ययन। मेरी उत्पत्ति कैसे 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 हुई, भ्रूण अवस्था में क्या 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 चीजें बनी, तो वो उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोगोनी। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन था किसी बच्चे को? दोनों चीजें अलग अलग है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोगोनी क्या होता है? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है तो उस दौरान क्या क्या चीजें घटित हो रही है, वो सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी? कॉस्मोगोनी कहलाएंगी। डन, चलें आगे। चलिए ये दोनों बिंदु क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली उस पर आते हैं जो चीज हमें पढ़नी थी, वो था क्या? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी गुरु? बिग बैंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत सर? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी गुरु? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट। इसी ने, इस सिद्धांत ने ये बताया कि किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये वो सिद्धांत है जो बताता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो बेटा ये सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ए.बी. लेमेट्रे। कौन? ए.बी. लेमेट्रे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन थे? ए.बी. लेमेट्रे। ए.बी. लेमेट्रे याद रखना, ए.बी. लेमेट्रे वो वैज्ञानिक थे, ए.बी. लेमेट्रे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या ये पहला बिंदु समझ में आ गया? सिंपल सा, ए.बी. लेमेट्रे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्धांत दिया। चलो जी, क्या बोला गया सर इस सिद्धांत में? मैंने कहा आइए इस सिद्धांत में क्या बोला गया उसको एक एनिमेशन के साथ में दिक्कत है, मेरा ये एनिमेशन चल जाए तो मुझे नहीं लगता चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको चलाने की। नहीं चलेगा, चलेगा 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 चलेगा। इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है बेटा सारी गैसें, क्या है? ये सारी की सारी गैसेस हैं, जिसमें गाड़ी गैस है, धूल के कण है, सब कुछ यहां पर है।
यहां पर ग्रह नहीं है, सिर्फ गैस ही गैस, गैस ही गैस, गैस ही गैस, गैस ही गैस। और उन गैसेस में हुआ एक विस्फोट, एक इतना भयंकर विस्फोट, एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसा सूतली बम यहां पर डाल दिया मान ले कि जिसके कारण ये गैसें एक दूसरे से दूर 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 जाने लगी। क्या जाने लगी? दूर 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 जाने लगी। किससे? ये जो यहां पर ये जो मिल रहा था, क्या यहां पर गैसों का समूह मिल रहा था, इन गैसों के समूह में अचानक से एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण ये गैसें एक दूसरे से दूर 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 जाने लगी। जब ये दूर 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 जा रही थी, जाते 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 ये ठंडी होने लगी। क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। और ठंडी होने के साथ साथ जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी, जैसे हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सारी जो गैसें थी ये दूर 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 जाने लगी और जाते जाते ये ठंडी होने लगी, कंप्रेस होने लगी। और जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी, इन्होंने निर्माण किया किसका? आकाशगंगाओं का। इतनी सी बात बोली है आपके इस बिग बैंग सिद्धांत में, बस मात्र इतनी सी बात बोली है किसमें? आपके बिग बैंग सिद्धांत में। इस बिग बैंग सिद्धांत में इतनी सी बात बोली गई है। आइए देखिए यहां पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया मेरे भाई? सर बिग बैंग सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? हमें इतनी सी बात समझ में आ गई है। बिग बैंग सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एबी लेमेट्री, जिन्होंने ये बिग बैंग सिद्धांत दिया। डन। चलिए जी आगे। ये सिद्धांत क्या बोलता है? ध्यान से सुनना। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। इसको अभी हम देखेंगे, रुक जाओ अभी। आगे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक सग्न, इसको भी भूल जाना, ये भी मैं बताऊंगा आपके एनसीईआरटी में मिस्टेक है हिंदी मीडियम में, फिर बोलेंगे फिर मिस्टेक है। यस, ये सिद्धांत बोलता है कि एक सग्न पुंज मिल रहा था। पुंज का मतलब होता है समूह, और सग्न का मतलब होता है गाढ़ा। एक गाढ़ा समूह मिल रहा है जिसमें किसका? गैसों का, जिसमें हुआ एक नाभिकीय विस्फोट, एक न्यूक्लियर, एक जैसे होता है ना न्यूक्लियर, क्या बनता है? न्यूक्लियर बम जैसे फटता है, ऐसे एक बम फटा जिसकी वजह से ये सारी की सारी गैसेस एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी। ठीक है, यह भौतिक रूप से अकल्पनीय एकल वृद्ध विस्फोट था, यानी इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा ये विस्फोट था जैसा इन्होंने बताया एबी लेमेट्री ने। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? बिग बैंग बोला गया। बहुत बड़ा बैंग हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में गिरावट आई। जैसे जैसे गैस दूर जा रही थी, तापमान धीरे धीरे कम होने लग गया था। बिग बैंग से बनने वाली गैसों के बादल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ गए, वे परमाणुओं और कणों की चपटी डिस्कनुमा संरचनाओं में बदले, जिसको हमने नेबुला बोला। सर क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा भाई मैंने तेरे से कहा इतनी सी बात, ये देख इस तरीके से ये गैसें मिल रही थी, समझना इसी को। अब आप मुझे बताइए गैसें आपस में टकरा रही हैं? हाँ सर टकरा रही है। और जब ये गैसें आपस में टकरा रही हैं, इनके कारण आपस में टकरा रहे तो हीट रिलीज हो रही होगी। पापा बोल रहे हैं ये सब करके कुछ नहीं होगा। सर मानव नहीं थे, गैस कहां से आ गई? हाँ जी जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा कमेंट बंद कर दीजिएगा, ना तो ये पढ़ेंगे ना हमको पढ़ाने देंगे। पापा से बोलिए बेटा यही सब करके ना बच्चे नीट क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखिए यहां पर क्या मिल रही थी बेटा? गैसेस मिल रही थी। ये गैसेस आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से हीट रिलीज हो रही थी, यानी इस टाइम पर तापमान जो था वो ज्यादा था। लेकिन कुछ विस्फोट ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये गैसेस एक दूसरे से दूर 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 जाने लगी। जब ये गैसेस एक दूसरे से दूर 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 जाएंगी तो टेंपरेचर इंक्रीज होएगा कि कम होएगा? सर टेंपरेचर कम होता जाएगा, यही चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। टेंपरेचर जब कम होता जाएगा, टेंपरेचर जब कम होता जाएगा तो ये गैसेस एक दूसरे के पास एकत्रित होती जाएंगी। ये गाड़ी गैसेस एक दूसरे के पास एकत्रित होती जाएंगी, एकत्रित होती जाएंगी, एकत्रित होती जाएंगी और इस तरीके से एक गोलाकार 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 संरचनाओं का निर्माण कर रही है। ठीक है, और ये संरचनाएं जो है ये अपना ही गुरुत्वाकर्षण बल से चीजों को खींचेंगी, जिसकी वजह से ये संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिनको हमने क्या बोला? नेब्यूला, या इन्हीं को हमने क्या बोला है? आकाश गंगाएं। तो इस तरीके से क्या बन रही है? आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और इन्हीं आकाश गंगाओं के अंदर किसका निर्माण हुआ? आपके प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, आपके ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा बोला गया है किसमें? बिग बैंग थ्योरी में, जो किसने दी थी? एबी लेमेट्री ने। खत्म खल्लास। ये थे दो बिंदु। तीसरा क्वेश्चन जो यहां पर बन सकता है नीट में वो ये बन सकता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी? एबी लेमेट्री ने दी। दूसरा बिंदु, एबी लेमेट्री ने क्या बोला कि कहीं ना कहीं सघन गैसों का पुंज था जिसमें एक नाभिकीय विस्फोट हुआ, जिससे ये गैसें एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी। जब ये दूर दूर जा रही थी तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दूसरी गैसें को खींचने लगी, खींचते खींचते ये इस तरीके से गोलाकार संरचना बनाने लगी, जिनको हमने क्या बोला? नेबुला या आकाशगंगा। उन्हीं में से एक आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर एक पृथ्वी है जिसका नाम है, जिसके अंदर एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। चलो तीसरा बिंदु जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, जहां से नीट में प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ये जो ब्रह्मांड जो बनेगा, जिसमें कई सारी क्या है? नेबुला है, जिसमें कई सारी क्या है? गैलेक्सीज हैं। इस ब्रह्मांड का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो हमारी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में एक मिस्टेक दे रखी है जो आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते भी होंगे। क्या मिस्टेक दे रखी है? कोई बच्चा मुझे बताएगा यहां पर कौन सी मिस्टेक आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में दे रखी है? हाँ जी कोई बच्चा जानता है हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक दे रखी है? क्या मिस्टेक दे रखी है आपकी हिंदी मीडियम? आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? 200 कितना दे रखा है? 200 मिलियन कितना दे रखा है? देखिएगा आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में देखिएगा 200 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का। ऐसा लिखा हुआ 200 मिलियन लिखा हुआ, या 200 बिलियन लिखा होगा, शायद 200 मिलियन या 200 बिलियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। भाई साहब उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, बहुत गलत गलत चीजें लिखी हुई हैं उसमें, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आपने लिखना है कितना? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। कितना लिखना है? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। अब जरा सोचिए 20 बिलियन वर्ष पूर्व, 20 बिलियन वर्ष पूर्व, ये ध्यान से सुन, 20 बिलियन वर्ष पूर्व। आप मुझे बताइएगा 20 बिलियन वर्ष पूर्व को हम ऐसे लिख सकते हैं 200, ध्यान से देखिएगा 200 सॉरी 20 BYA। पहली बात तो ये समझिएगा BYA कौन है बेटा? B मींस बिलियन, Y मतलब ईयर और पूर्व मतलब अगो, एगो मतलब पहले। तो 20 वर्ष पूर्व, बिलियन ईयर्स अगो, 20 बिलियन साल पहले किसका निर्माण हुआ था? हमारे ब्रह्मांड का। अब इसे बिलियन को अगर हम करोड़ में निकालें तो कैसे निकालते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन इक्वल्स टू 10⁻⁹ होता है, आप सभी को जानते हैं। 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 10 की घात 9। 1 बिलियन ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम 100 × 10 की घात 7 भी बोल सकते हैं। सर 10 की घात 7 कितना होता है? 10 की घात 7 जो होता है 1 करोड़ होता है, यानी ये क्या हो गया सर? 100 करोड़। कितना हो गया? 1 बिलियन किसके बराबर हो गया? 100 करोड़। अब मुझे बता 20 बिलियन वर्ष पूर्व को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 × 100 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको टोटल में क्या बोलूंगा? 2000 करोड़ साल पहले किसका निर्माण हुआ था? याद रखना किसका? हमारी पृथ्वी का। तो जितना जितना आप डीपली समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करिएगा। जहां जहां मिस्टेक है हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में वहां मैं आपको बताता जाऊंगा, प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। जहां मिलियन मिलियन लिखा हुआ उसको पहले तो बिलियन करना, और कितना बिलियन करना मेरे भाई? 20 बिलियन कर लेना। 20 बिलियन वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? गुरु ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो ब्रह्मांड का निर्माण कितने साल पहले हुआ था? 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यह चीज किसमें बताई गई थी? बिग बैंग थ्योरी में बताई गई थी। डन। हाँ जी
ठीक है सर, हमारे में 200 बिलियन लिखा हुआ है, ठीक है उसको सही कर लेना बेटा, 200 बिलियन कितना हो जाएगा, 20,000 और साल हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। और अगर विश्वास ना हो, जो आप में से कईयों को नहीं होता, आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से टैली कर लिया करो, ताकि वो चीज आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में कई जगह डाटा में मिस्टेक है, जैसा आपने पिछले चैप्टर और उससे पिछले चैप्टर में भी देखा था। इस चैप्टर में भी आप टैली कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से, वहां पर आपको कितना मिलेगा सर, 20 बिलियन वर्ष पूर्व मिलेगा, किसमें, इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से, तो वहां से भी आप टैली कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। डन, चलें। और भी अगर विश्वास ना हो, सर हमको इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पर भी विश्वास नहीं है, तो गूगल बाबा पे जाके विश्वास कर ले मेरे भाई, और तो इससे ज्यादा क्या बोलूं। डन, चलिए। तो ये मेजर 3 बिंदु थे इसके बिग बैंग सिद्धांत के, एबी लेमेट्री ने दिया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था सर, 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कैसे हुआ था, गैसों का सघन पुंज मिल रहा था, जिसमें एक नाभिक विस्फोट हुआ, जिससे ये गैसें एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी। जब ये दूर दूर जा रही थी, तापमान ठंडा होता गया, ये पास पास सिकुड़ती गई, अपनी गुरुत्वाकर्षण से पास पास सिकुड़ती गई, और सिकुड़ने से किसका निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का नेबुला का निर्माण हुआ, जिसमें से एक आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। डन, ये तो हो गई बिग बैंग थ्योरी की बात। अब इसी बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बता रखी है इतने साल पहले हुई। सर पृथ्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई। अब ये चीज आपने इसी बिग बैंग थ्योरी में याद रखना है कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो थी वो तो हमारे इस सिद्धांत में बताई गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। सर पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो चौथा बिंदु यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखना 4.5 भैया, कितने भैया, 4.5 भैया, 4.5 भैया, भैया मींस बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन वर्ष पूर्व, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है मेरे भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब आप खुद सोचना, दिमाग लगाना, मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछने वाला हूं मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी से आंसर बताइएगा। 2000 करोड़ साल पहले या 20 बिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, आज से 4.5 बिलियन साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की। कितना टाइम लगा ब्रह्मांड के निर्माण से पृथ्वी के निर्माण में, कितना टाइम लगा होगा। अच्छा, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व को हम ऐसे लिख सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व, इतना लगा सकते, इतना लगा सकते, 450 करोड़, इतना तो कर लेंगे ना दोस्त। सर आपने गलत कर दिया है, 20,000 करोड़ होगा। ठीक है बेटा, मैंने गलत कर दिया, बस तू राजी रहे यार, तू राजी रहे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू राजी रहे यार, तेरी रजामंदी बहुत जरूरी है। सर आपने गलत कर दिया सर, 20,000 करोड़ होगा, मैंने कहा तू कर, तू कर, और जिस दिन नंबर कट जाए उस दिन फिर कहना सर आपने ठीक किया था, हम ही सर बुद्धू बन गए। सर हम आपको बता रहे हैं कि जहां मिस्टेक है उसको सही कर लो, टैली करने के लिए इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से टैली कर लो, लेकिन नहीं सर आप गलत हो, सर हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मान बेटा उसकी बात मान, जिस दिन नंबर कट जाए फिर रोने धोने मत बैठ जाना। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी मेरे भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, 20 बिलियन वर्ष पूर्व। तो जरा सोच, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, सोच 20,000 में से, सॉरी 2,000 में से 450 अगर निकाल देगा तो कितना बचेगा, 1550 बचेगा कि नहीं बचेगा, दिमाग लगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जस्ट मैं देख रहा हूं आपका कैलकुलेटिव पार्ट ठीक है कि नहीं, क्योंकि कईयों ने 1650 कर दिया है, 1650 कर दिया, यानी 2000 में से 450 अगर माइनस करूंगा तो 1650 आएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो कितने साल पहले हुई थी मेरे भाई, यहां से यहां तक का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना, 15.5 बिलियन वर्ष पूर्व, सॉरी 15.5 बिलियन का वर्ष का क्या है डिफरेंस है किसके बीच में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति में। डन, क्लियर है। चलें अब आप मुझे बताइए यहां तक की बात, बोलो यहां तक की बात, हाँ जी बोलो यहां तक की बात, डन डन, जरा जल्दी से हमको एक बार हम सबके साथ में इतनी सी बात बोल दीजिए, यहां से यहां तक की बात क्लियर हो गई है। बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दी, इन्होंने ये चीज समझाई, ब्रह्मांड इतने साल पहले बना, अगर बिलियंस में देखे तो इतना, करोड़ में देखे तो इतना, पृथ्वी की उत्पत्ति इतने साल पहले, बिलियंस में देखे तो इतनी और करोड़ में देखे तो इतनी। डन, ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। आइए इस बिग बैंग थ्योरी में यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। डन, आगे बढ़ते बेटा, यहां पर एक छोटा सा डाटा दे रहा हूं, प्लीज इस डाटा को, ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। आइए इस बिग बैंग थ्योरी में यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। डन, आगे बढ़ते बेटा, यहां पर एक छोटा सा डाटा दे रहा हूं, प्लीज इस डाटा को जितना जल्दी हो सकता है। आइए इस बिग बैंग थ्योरी में यही सारी चीजें यहां पर है, डिफरेंस है किसके बीच में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति में। डन, क्लियर है। चलें अब आप मुझे बताइए यहां तक की बात, हाँ जी बोलो यहां तक की बात, डन डन, जरा जल्दी से हमको एक बार हम सबके साथ में इतनी सी बात बोल दीजिए, यहां से यहां तक की बात क्लियर हो गई है। बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दी, इन्होंने ये चीज समझाई, ब्रह्मांड इतने साल पहले बना, अगर बिलियंस में देखे तो इतना, करोड़ में देखे तो इतना, पृथ्वी की उत्पत्ति इतने साल पहले, बिलियंस में देखे तो इतनी और करोड़ में देखे तो इतनी। डन, ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। आइए इस बिग बैंग थ्योरी में यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। डन, आगे बढ़ते बेटा, यहां पर एक छोटा सा डाटा दे रहा हूं, प्लीज इस डाटा को जितना जल्दी हो सकता है अपने नोट्स में लिख लेगा आज, और चाहे तो अभी कभी लिख सकते हैं, ये सिंपल सा डाटा आपको दिखाई दे रहा है। जो बालक कह रहे थे सर, जो बालक कह रहे थे सर, यहां पे 15 लिखा हुआ है, एक्जेक्टली जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है उसके अनुसार आपने लिखना है। अच्छा ये जो बोल रहे थे, आई होप आपको इससे समझ में आ गया, 15 बिलियन दे रखा है, 15 नहीं 15 से 20 है ये वाला। ठीक है, कितना, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो बेटा पहला बिंदु था कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कब हुई, 20 बिलियन साल पहले हुई है, जिसमें से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, अप्रॉक्स 4.5 बिलियन 4.5 बिलियन साल पहले हुई है, जिसमें हमारा जो सोलर सिस्टम जो है, यानी हमारा जो सौर मंडल जो है वो लगभग 4.5 से 5 बिलियन वर्ष के बीच में बना था। ये 3 बिंदु में से ये 2 बिंदु याद रख सकते हैं, एक तो यूनिवर्स, एक अर्थ, मेजर ये 2 याद रखने आप। एक तो कौन सा, जहां से सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई सर, यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड, ठीक है, सोलर सिस्टम मींस सौर मंडल जिसके अंदर सूर्य आते हैं और ग्रह आते हैं, अर्थ मींस लिखने की जरूरत नहीं है, इतने बांगड़ू तुम होने की अर्थ नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है जी, सो ये आपके 3 बिंदु हो गए। अब इसके बाद वाली जो चीजें हैं ये भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों सर, क्योंकि आएंगे अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ये भी चीजें आएंगी। सर सबसे पहले प्रोकैरियोट कितने साल पहले आए, जिन्होंने ऑक्सीजन निकाली प्रोकैरियोट वो कितने साल पहले आए, यूकैरियोट कितने साल पहले आए, सरल स्थलीय पादप कितने साल पहले आए, स्तनधारी कितने साल पहले आए। तो ये सारा डाटा जो है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये कब पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो वहां पर देखते जाएंगे, लेकिन ये आपने अपने नोट्स में पहले लिख लेना है। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा ये जरूर। ठीक है, ये आपने अभी तक सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व और ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। डन, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं बेटा हमारे टॉपिक की तरफ, और वो है, आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या सर अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया है, बट असली जो चैप्टर जो है, जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर कितने भागों से बना हुआ है, 4 भाग, जिसमें से पहला भाग जो है वो है जीवन की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति बेटा, जीवन की उत्पत्ति। अब आप मुझे बताइए जीवन की उत्पत्ति
ये जो जीवन की उत्पत्ति है, ये कहां पर हुई, कैसे हुई, कौन ने कराई, किसने कराई, क्या इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए होंगे? बोलो, सोचो। जीवन की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि जीवन कैसे आया, कौन लेकर आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इसके लिए वैज्ञानिकों ने सिद्धांत नहीं दिए होंगे? हाँ, कुछ सिद्धांत दिए होंगे। तो हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? सर हम जीवन की उत्पत्ति के क्या देखने वाले हैं? सर सिद्धांत देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सर सिद्धांत देखने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत देखने वाले जो वैज्ञानिकों ने दिए। जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत जो है, जिसका नाम है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। विशिष्ट कहां गया? विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, ये सबसे पहला सिद्धांत है, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। सर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल भी जाएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो पढ़ ले यहां पर। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, ठीक है जी, ये हम देखने वाले हैं। सर ये सिद्धांत किसने दिया? कई सारे फिलोसफर थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने ये मानना था कि इस पृथ्वी का निर्माण किसने किया? उनके देवता ने किया है, ठीक है, जो भी उनका धर्म है उसके अनुसार, कि उनका निर्माण जो है भगवान ने किया है, अल्लाह ने किया है, ईसा मसीह ने किया है ना, इसके अनुसार। यानी कुल मिलाकर ये वाला सिद्धांत जो था, ये किस पर बेस्ड था? धर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? धर्म पर आधारित था। और आज भी कई लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है, कई सारे धर्म के लोग, धार्मिक लोग जो मानते हैं कि इस पृथ्वी का निर्माण हमारे देवता ने किया, हमारी देवी ने किया, हमारे अल्लाह ने किया, हमारे ईसा मसीह ने किया है। मानते हैं ना? हाँ सर मानते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ये सही है? आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के हिसाब से ये सिद्धांत बिल्कुल गलत था। देखिए जैसे हिंदू माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, तो हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला व्यक्ति आया जिसका नाम था मनु। कौन था? मनु। और उस मनु की जो 12वीं पसली है ना, पसलियां होती है ना हमारी, हाँ, 12वीं पसली टूटी और उस 12वीं पसली के टूटने से पहली औरत बनी थी जिसका नाम था श्रद्धा, नॉट श्रद्धा कपूर। कौन? श्रद्धा बनी थी। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पहला व्यक्ति था कौन? आपका मनु, और पहली औरत थी कौन? आपकी श्रद्धा। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी बोलती है, ठीक है। वहीं अगर हम जो बाइबल है, अगर बाइबल की बात करें, बाइबल के अकॉर्डिंग पहला जो व्यक्ति जो था वो कौन था? एडम था। कौन था? एडम था। कौन था? एडम। और पहली औरत जो थी उसका नाम था ईव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हव्वा। क्या बोलते हैं? हव्वा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है दोस्त, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। और बाइबल तो ये भी बोलती है कि इस पृथ्वी का निर्माण जो 6 दिन में हो गया था। 6 दिन में, पहले दिन आकाश बने थे, दूसरे दिन पृथ्वी बन गई थी, तीसरे दिन पानी आ गया था, चौथे दिन घास फूस पेड़ पौधे आ गए थे, पांचवें दिन जो था आपके सरीसृप आ गए थे, मेंढक आ गए थे, उभयचर आ गए थे, जानवर आ गए थे, और छठे दिन हम आ गए थे। ऐसा बोलता है कौन? बाइबल। तो ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ये वो सिद्धांत था जो पूरा इस पर आधारित था, रिलीजियस था। कैसा था? रिलीजियस था, धर्म पर आधारित था। तो इसमें कुछ बिंदु याद रखने, इसमें कुछ बिंदु याद रखना। क्या बिंदु याद रखना? ध्यान से सुनना। ये सिद्धांत बोलता है क्या मेरे भाई? ये धार्मिक भावनाओं से संबंधित था ये वाला सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये, जैसे हर एक धर्म के कोई ना कोई फिलोसफर होते हैं। देखिए आप सभी मैच्योर बच्चे हो तो मैच्योरिटी के साथ में चीजों को सुनिएगा। क्या हर एक धर्म के फिलोसफर होते हैं? बड़े बड़े, मतलब जैसे बोलते हैं जैसे हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा फिलोसफर है, यानी जिसको हम मानते हैं, है ना। मोहम्मदन धर्म में ये बहुत बड़ा फिलोसफर है जिसको हम मानते हैं। ऐसे जो क्रिश्चियनिटी जो होती है उसमें ये बहुत बड़ा फिलोसफर है। सिखिज्म जो होता है उसके अंदर ये बहुत बड़ा फिलोसफर है, होता है ना, है ना। सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, एक चांटा लगा देंगे तुम्हारी सारी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। कौन हो तुम? तुमको समझ में नहीं आ रहा यार, मैं बार-बार एक ही चीज बार-बार रिपीट किए जा रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा। कौन हो भाई तुम? कौन हो ये? शायद तुमको समझ में नहीं आती बातें भाई, हैं? तुमको समझ में नहीं आती। जब हम तुमको चीज बता चुके हैं कि भैया तुम्हारी एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम में मिस्टेक है, जो गलती है वो मैंने तुमको बता दी है, फिर बार-बार एक ही चीज को घुमा फिरा कर बार-बार एक ही चीज में क्यों बिना फालतू में इरिटेट करते हो तुम, हैं? 20 बिलियन, अब जरा सोच, 1 बिलियन 10 की घात 9, 1 बिलियन 100 × 10 की घात 7, 1 बिलियन कितना होगा? 100 करोड़ हो गया। 20 बिलियन कितना? 20 × 100 करोड़ कितना होगा? 2000 करोड़। क्या गलती है मेरे भाई यहाँ पर? क्या गलती यहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर गलती 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन को हम क्या लिखेंगे? सोच, दिमाग लगा, 450 करोड़ नहीं लिखेंगे। क्या हिल जाते हो तुम? अच्छा वाला फ्लो चल रहा है, अच्छी वाली सारी चीजें चल रही हैं। कौन सी तेरे को यहाँ पर गलती, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक? जब मैं तेरे को बता चुका हूं ऑलरेडी हिंदी मीडियम में मिस्टेक है, तुमको समझ में नहीं आ रही है? कौन सा चैप्टर चल रहा है कोई बता दो। चलो इधर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने गलती कर दी, कमेंट बॉक्स ऑन करके। चलिए क्या बोला? ये वाला सिद्धांत विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है, धार्मिक भावनाओं के साथ में संबंधित है। मैंने बोला हर एक धर्म का एक मेन लीडर होता है। हाँ लीडर होता है। ऐसे यहां पर इस सिद्धांत को सपोर्ट करने वाला एक मेन क्रिश्चियन फिलोसफर था जिसका नाम था फादर सॉरीज। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, पहले अभी नहीं, पहले पूछा जाता था कि फादर सॉरेज ये बहुत बड़े समर्थक थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था किसको? इस सिद्धांत को, कि यस हमारे ईसा मसीह ने किसका निर्माण किया है? हमारी पृथ्वी का निर्माण किया। कौन? फादर सॉरेज जो थे। ये वर्ड याद रखना, याद रख सको तो। ये सिद्धांत को सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला था? बहुत बड़े फिलोसफर से मिला था जिसका नाम था फादर सॉरेज। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। इस सिद्धांत के ये 2 बिंदु हैं बहुत सीधे। पृथ्वी का निर्माण 4000 वर्ष पूर्व हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस सिद्धांत, ये सिद्धांत बाइबल के अकॉर्डिंग इस पृथ्वी का निर्माण कितने साल पहले हुआ? 4000 साल पहले हुआ। पहली चीज तो ये। और साथ साथ ये भी बोलता है कि बेटा आज जो तुमको जीव जंतु दिखते हैं ना, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, 4000 साल पहले हुआ। पहली चीज तो ये। और साथ साथ ये भी बोलता है कि बेटा आज जो तुमको जीव जंतु दिखते हैं ना, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, गधा, सब कुछ 4000 साल पहले भी यही के यही मिलते थे। यानी जो वर्तमान में जो जैव विविधता मिल रही है, वर्तमान में जो जीव मिल रहे हैं, वो तब भी उपस्थित थे जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ये 2 मेजर बिंदु हैं किसके? इस विशिष्ट सृष्टि के सिद्धांत के। हाँ धर्मगुरु बोल दीजिए। क्या आपको ये जो 2 बिंदु लिखे हैं इस सिद्धांत के समझ में आए? फिर से सुनिएगा। सिद्धांत का नाम है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वैज्ञानिकों का मानना था स्पेशली गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, उनके ईसा मसीह ने, उनके प्रभु ने किसका निर्माण किया है? पृथ्वी का निर्माण किया, जीवन का निर्माण किया है। ऐसा उनका मानना था। मेन सपोर्टर जो थे, मेन समर्थक जो थे, वो कौन थे? फादर सॉरीज थे। अकॉर्डिंग टू बाइबल की बात कर रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू बाइबल 4000 साल पहले किसका निर्माण हुआ था? पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और वर्तमान में प्रेजेंटली जो जीव जंतु मिल रहे हैं वही के वही जीव जंतु उस टाइम भी मिलते थे। अब आप मुझे बताइए क्या ये चीज सही है? वर्तमान में जो जीव मिल रहे हैं उस समय भी वही मिलते थे? जब उस टाइम पे वो मिलते थे तो जो उस टाइम पे जो मिल रहे थे वो भी मिल रहे हैं? डायनासोर तो बहुत पहले मिलते हैं क्या? नहीं ना। तो ये टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था ये सिद्धांत, टोटली इसको हमने अवॉइड कर दिया था। वैज्ञानिकों ने इसको क्या कर दिया था? नहीं माना था। ये गलत सिद्धांत सिद्ध हुआ था। चलिए इसके बाद में कौन सा सिद्धांत आया बेटा? इसके बाद में आया दूसरा सिद्धांत। सर दूसरे सिद्धांत बेटा, इसके बाद में आया दूसरा सिद्धांत। सर दूसरे सिद्धांत का नाम क्या है? दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है बेटा यहां पर कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत। कौन सा है? कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत।
कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत जो है ये क्या बोलता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें ये जो कॉस्मिक वर्ड जो है ये किससे आया है? ये किरण से आया। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गामा किरण होती है, हां सर होती है, एक्सरे किरण होती है, हां जी एक्सरे होती है, उसी प्रकार कॉस्मिक किरण भी होती है। हां सर चलो, तो सर यहां पर कॉस्मिक किरणों से क्या लेना देना अभी बता रहा हूं। ये सिद्धांत क्या बोलता है ध्यान से सुनिए सर। ये पेंसपर्मिया क्या होता है? पेंसपर्मिया मतलब होता है बीजाणु, स्पोर। पेंसपर्मिया का मतलब क्या होता है? बीजाणु होता है, स्पोर होता है। ठीक है, ये सिद्धांत बोलता है कि भैया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, जीवन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो चुकी थी, हमको नहीं पता। ये सिद्धांत बोल रहा है हमको नहीं पता, जीवन कहीं ना कहीं पहले से उपस्थित था, बस वो जो जीवन जो है ना वो एक बीजाणु के रूप में, किसके रूप में? बीजाणु के रूप में किसी एक ग्रह से उड़ता 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 हमारी पृथ्वी पर आया। और कौन लेकर आ रही है? कॉस्मिक किरणें लेकर आ रही है। क्या? वापस से सुनना, ये सिद्धांत बोलता है कि भैया जीवन जो है ना, जीवन वो एक बीजाणु के अंदर है। ये मान लो जीवन है, जीवन का रूप है, कोई कोशिका है, ये मान लो कोशिका है, जीवन का रूप जिसको हमने बोला बीजाणु। ये बीजाणु, ये स्पोर, ये जीवन किसी ब्रह्मांड में किसी ग्रह से आया, उड़ते 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 हमारी पृथ्वी पर आ गया। और कौन लेकर आ रही है इसको? कॉस्मिक किरणें हमारी पृथ्वी पर लेकर आ रही हैं। ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार माना गया, ऐसा ये सिद्धांत बोलता है। अब आप मुझे बताइएगा, इस पृथ्वी के वायुमंडल से, ब्रह्मांड से कोई चीज आएगी तो क्या वो घर्षण से खत्म नहीं हो जाएगी? क्या वो नष्ट नहीं हो जाएगी? आप खुद सोचिए। अरे दिमाग लगाइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और ग्रह से कोई बीजाणु उड़ता 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 हमारी पृथ्वी पर आया, यहां पर अंकुरित हो गया और जीवन का निर्माण हो गया? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। तो इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया, ये भी गलत था। चलिए लिखा हुआ है, जीवन पृथ्वी पर अंतरिक्ष से बीजाणु यानी स्पोर यानी पेंसपर्मिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। यानी कोई बीजाणु, कोई स्पोर, कोई पेंसपर्मिया अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, और आप कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ। तीसरा जो सिद्धांत है वो है और भी तगड़ा, स्वतः जनन सिद्धांत, जो सरासर बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ा, स्वतः जनन सिद्धांत और भी तगड़ा, भाई साहब हद मचा दी, और भी तगड़ा, स्वतः जनन सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये क्या बोलती है? देखिए कई सारे वैज्ञानिकों का मानना था, अच्छा ये थ्योरी जो है ये किस पर आधारित है? एबायोजेनेसिस। सर एबायोजेनेसिस ये क्या होता है? मैंने कहा रुक जा, अभी आएगा, ध्यान से सुनना। ये थ्योरी का नाम है स्वतः जनन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो एक प्रकार का एबायोजेनेसिस को बताती है। एबायोजेनेसिस क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने वो लिखा बायो, आप मुझे बताएं बायो का मतलब समझ में आता है? सजीव, बायो मींस सजीव, और जेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है जनरेट यानी निर्माण। अब आप मुझे बताइएगा आपका निर्माण किससे हुआ? जल्दी से मुझे बताइए, आपका निर्माण किससे हुआ? आप बोलेंगे मम्मी पापा से। मम्मी पापा सजीव है कि निर्जीव है? जल्दी से आंसर दीजिए। सर मम्मी पापा तो सजीव है, यानी सजीव से सजीव का निर्माण हो रहा है। मेरा निर्माण मेरे मम्मी पापा से, मेरे से अगली पीढ़ी, फिर उससे अगली पीढ़ी, यानी सजीव से क्या बन रहा है? सजीव बन। तो सजीव से जब सजीव का निर्माण हो, सजीव से सजीव का जब निर्माण हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? बायोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस बोलते हैं। डन, क्लियर है? चलिए अब आप खुद सोचिए, एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? एबायोजेनेसिस कहता है कि जब एक सजीव का निर्माण किससे हो? निर्जीव वस्तु से हो। किसी निर्जीव से अगर सजीव का निर्माण हो, जैसे मैंने बोला ये पेन है और इस पेन से डॉक्यूमेंट वाले भैया पैदा हो गए, बताओ क्या पॉसिबल है? ये कुर्सी थी, ये कुर्सी जो है हमने यहाँ पर इस कमरे में छोड़ दी है और 10 दिन बाद ये कुर्सी जो है ये कुर्सी एक बच्चे में तब्दील हो गई है। इस कुर्सी से चूहा पैदा हो गया, इस कुर्सी से मान लो बंदर पैदा हो गया। यानी कुल मिलाकर निर्जीव चीज से अगर सजीव का निर्माण हुआ तो उसको हम बोल रहे हैं एबायोजेनेसिस। तो मीनिंग क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर हो गया? बायोजेनेसिस मींस सजीव से किसका निर्माण होता है? सजीव का। एबायोजेनेसिस मींस निर्जीव से किसका निर्माण होता है? सजीव का। अब ये जो थ्योरी जो है वो किस पर आधारित है? एबायोजेनेसिस। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये स्वतः जनन सिद्धांत बोलता है क्या? इस सिद्धांत में वैज्ञानिक जो थे बड़े तेजस्वी थे। कई वैज्ञानिकों ने पता क्या माना? कई वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? कीचड़ से। कीचड़ होती कीचड़, भूसा, भूसा जो हम गाय भैंस को डालते हैं, कपड़े, सड़े गले कपड़े। कई वैज्ञानिकों का मानना था सड़े गले कपड़ों को छोड़ दो कमरे में और उन सड़े गले कपड़ों से क्या पैदा हो जाएंगे? चूहे। कीचड़ में से क्या पैदा हो जाएगा? सांप। भूसे से क्या पैदा हो जाएंगी? मक्खियां। ऐसा उनका मानना था। यानी ये जो सिद्धांत जो था वो टोटली किस पर आधारित था? निर्जीव चीजों से सजीव चीजों का निर्माण। इनफैक्ट कई तो ऐसा भी बोलते थे कि जो नील नदी है ना, नील नदी, नील नदी जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी जो है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? नाइल रिवर है। अंग्रेजी में बोलते हैं नाइल रिवर, हिंदी में बोलते हैं नील नदी। सबसे लंबी नदी जो है, इस नील नदी के नीचे जो कीचड़ है ना, कीचड़, उस कीचड़ से किसका निर्माण हुआ? मछलियों का, मेंढकों का, मगरमच्छ का निर्माण किससे हुआ है? इस नील नदी का जो कीचड़ है उस कीचड़ से किसका निर्माण हुआ बेटा? मछलियों का, मेंढकों का निर्माण हुआ है। अब आप खुद सोचिए, एक वैज्ञानिक का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस वैज्ञानिक ने क्या एक चीज बताई थी कि अगर आप पसीने से ततर बतर अपनी शर्ट को एक कमरे में छोड़ देंगे और एक ऐसा कमरा जहां पर धान या जहां पर गेहूं की फसलें कटी पड़ी है अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 20 दिनों के बाद वो कपड़े से चूहे पैदा हो जाएंगे। ऐसा बोला था। उस वैज्ञानिक का नाम था वॉन हेलमोंट। क्या नाम उसका? वॉन हेलमोंट एक वैज्ञानिक था जिसने ऐसा बोला था। कुल मिलाकर बात जो थी समझने वाली, क्या ये पॉसिबल है? सोचो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ना 20 दिन बाद अपने घर में चूहे पैदा करूं। मैं जिम जाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, उस कपड़े को निकालूंगा, एक कमरे में डालूंगा जहां पर भूसा भूसा पड़ा हुआ है, जहां पर फसलें रखी हुई है, गेहूं की कटी फसल रखी हुई है, और मैं ना कमरा बंद कर दूंगा और 20 दिन बाद आकर देखूंगा कि भैया चूहे बन गए मेरे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये सिद्धांत तो बिल्कुल सरासर नकार दिया गया था। अब बात आ रही है इसको नकारा कैसे गया, इसको नेग्लेक्ट कैसे किया गया? कौन सी वो चीज थी जिसने इस सिद्धांत को, और एक और बात ध्यान से सुनना, इस सिद्धांत को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया था, जिसमें से एक वो वैज्ञानिक जिसको आप फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हो। कौन? अरस्तु। जी हां, एरिस्टोटल, प्लूटो, कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? समर्थन दिया था। किसको? इस सिद्धांत को। बहुत ज्यादा समर्थन दिया था इस सिद्धांत को, जिसमें से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसका नाम है एरिस्टोटल, उसने समर्थन दिया था इस सिद्धांत को। अब बात आ रही है सर, ये सिद्धांत को ज्यादातर वैज्ञानिक समर्थन दे रहे थे कि गली सड़ी चीजों से अगर जीवन का निर्माण हो रहा है, यानी कुल मिलाकर एबायोजेनेसिस हो रहा है, निर्जीव चीजों से सजीवों का निर्माण हो रहा है, तो इस सिद्धांत को कैसे नेग्लेक्ट किया या कैसे हम लोगों ने इस सिद्धांत को नकारा? तो चौथा जो सिद्धांत जो था, उस सिद्धांत के कारण कुल मिलाकर इस सिद्धांत को टोटली क्या कर दिया गया था? नेग्लेक्ट कर दिया गया था। अब वो चौथा सिद्धांत कौन, या कैसे हम लोगों ने इस सिद्धांत को नकारा? चौथा जो सिद्धांत जो था, उस सिद्धांत के कारण कुल मिलाकर इस सिद्धांत को टोटली क्या कर दिया गया था? नेग्लेक्ट कर दिया गया था। अब वो चौथा सिद्धांत कौन सा था? वो था बेटा जी हमारा जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सा? जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत।
सिंपल थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सर ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये किसने दी थी? तो बेटा ये सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके हार्वे और हक्सले। याद रखना ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हार्ले डेविडसन नहीं, हार्वे और हक्सले, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एक कथन, एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कितने बच्चों को ये कथन याद आ रहा है? ओमनिस सेल्यूल इज सेल्यूल। हाँ जी सोचिए सर, बट मिट्टी से तो कीड़े उत्पन्न होते हैं। वाह बेटा, तेरे को इन्हीं के साथ में धर देना चाहिए था कसम से। सर मिट्टी से तो कीड़े उत्पन्न होते हैं। वाह बेटा वाह, कसम से तेरे को इन्हीं के साथ में धर देना चाहिए था, इन्हीं के साथ में रखना चाहिए था जिसने भी ये बोला है ना। सर सही तो कह रहे हैं, कीड़े जो है मिट्टी से ही तो उत्पन्न होते हैं। जागो ग्राहक जागो बेटा। आप शायद मेरे को लग रहा है आप अभी वो दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं जहां पर आपके दोस्त ने बोला पता है तेरे को जमीन के नीचे ना बोने मिलते हैं, बोने लोग मिलते हैं। तेरे को पता है जमीन के नीचे ना वो बैठा हुआ है। तुम वही हो ना बेटा, जाग जाओ, अब बड़े हो गए हो आप, दूसरी तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो कि मिट्टी से कीड़े पैदा कर देते तुम। वाह, जरा देखिएगा कमेंट भाग गए भाई साहब, ऐसा मत लिखा करो कमेंट ही भाग जाते हैं। देखना क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है? दिखाइए एक बार कमेंट बोलिए। नहीं कहां चल रही है? रुक रही है। कमेंट खोलो, रीलोड कर लो। क्या हो गया? उसमें देखना वहां पर कमेंट आ रहे हैं, उसमें जाना ब्रॉडकास्ट में। हाँ उसमें देखना आ रहे हैं, इसमें वैसे नहीं आते। गोली मार दो कसम से इनको। ऐप में देखना एक बार। अरे कब आए? चल आ गए, ठीक है। सो हाँ भैया, तो मैंने यहां पर आपसे एक चीज पूछी क्या? जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत जिसको हमने क्या बोला? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो किसने दी? हार्वे और हक्सले ने। और इन्होंने कथन दिया क्या? ओमनिस वाइवम एक्स ओवो। ऐसा वर्ड कहीं याद आ रहा है? ओमनिस कहीं सुना था? हाँ सर, सेल चैप्टर में सुना था। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन यहाँ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला नहीं, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो। सर इसका मीनिंग क्या है? इस कथन का मतलब क्या है? इस कथन का सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारा निर्माण किससे हुआ है? तुम्हारे मम्मी पापा से। या सजीव का निर्माण किससे होता है? सजीव से होता है। सजीव का निर्माण किससे होता है? सजीव से होता है। जिस तरीके से एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, उसके लिए हमने कथन दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उसी प्रकार एक नए सजीव का निर्माण पुराने सजीव से होता है, यानी जनक से होता है, उसके लिए कथन था ओमनिस वाइवम एक्स ओवो, जो किसने दिया था? हार्वे और हक्सले ने। इन्होंने प्रस्तुत किया था क्या? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब आप मुझे बताइए क्या ये सिद्धांत सही है? अच्छा सर, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ भी तो होगा? इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ भी तो होगा? यस, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया गया था। 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एक थे लुईस पास्चर, एक है फ्रांसिस्को रेड्डी और एक है स्पेलेंजानी। ध्यान से सुनो, क्या क्या? लुईस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजानी। इन्होंने प्रायोगिक प्रमाण दिया था, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। किस चीज का? प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। किस चीज का? बायोजेनेसिस का। किसका? बायोजेनेसिस का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था। किसने प्रूफ दिया था? एक तो आपका लुईस पास्चर ने दिया था, और किसने दिया था सर? आपके फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया था, और किसने दिया था सर जी? हमारे स्पेलेंजानी ने दिया था। ये 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों का नाम याद रखना है। इन्होंने आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसका? बायोजेनेसिस का। ठीक है, अब पहले हम एक बार लुईस पास्चर का एक बार एक्सपेरिमेंट देख लें, फिर उसके बाद वो जो टीचर से जो निकाल रहा था वो बालक कि सर हमारे यहाँ तो कीड़े मिट्टी से पैदा होते हैं। आइए देखते हैं कीड़े मिट्टी से पैदा होते कि नहीं होते। हाँ जी, लुईस पास्चर का एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इन दोनों का नहीं देख रहे हैं, मेजरली हम किसका देखते हैं? लुईस पास्चर का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। ठीक है, लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को हम देखने वाले हैं। लेकिन वो देखने से पहले जरा सोच, ये बायोजेनेसिस आपके हिसाब से सही है या नहीं? पहले तो ये सोचो क्या बायोजेनेसिस होता है कि एबायोजेनेसिस होता है? दिमाग लगाओ। सजीव से सजीव बनता है कि सजीव निर्जीव से बनता है? दिमाग लगाइए जल्दी से। सर ये बॉटनी का चैप्टर है कि ये जूलॉजी का चैप्टर है? बेटा जी इसको जूलॉजी के चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया, जूलॉजी का पार्ट माना जाता है इसको। हाँ जी, कई जगह पर इसको बॉटनी का पार्ट मान लेते हैं, कई जगह पर इसको जूलॉजिकल पोर्शन मान लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे बताइए क्या आपके हिसाब से बायोजेनेसिस हो रहा है? अभी बायोजेनेसिस हो रहा है क्या? आपके घर में कूड़े कचरे से क्या कीड़े बन जाते हैं? अरे कीड़े तो वहां एकत्रित हो रहे हैं यार, मिट्टी से कीड़े बनते हैं क्या? तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो यस, बायोजेनेसिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लुईस पास्चर का भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा सोच, क्या ये सिद्धांत क्या बोल रहा है कि सजीव से सजीव का निर्माण होता है? बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, लेकिन क्या ये सिद्धांत ये बता पा रहा है कि वो जो पहला सजीव जो था वो किससे आया? ये तो वही वाली बात होगी कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। इस सिद्धांत ने ये तो बोल रहा है कि भैया देखो हम सजीव हैं, हमारा निर्माण किससे हो रहा है? सजीव से हो रहा है। ठीक है, सजीव का किससे हो रहा है? सजीव से। सजीव का किससे हो रहा है? सजीव से। सजीव का किससे हो रहा है? सजीव से। लेकिन पहला सजीव कैसे बना? क्या ये सिद्धांत बता पाया? क्या पहला सजीव कैसे आया? क्या ये सिद्धांत बता पाएगा कि पहला सजीव जो था वो कैसे आया? तो ये सिद्धांत वो नहीं बता पाया। हाँ ये तो सही बता रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन में सजीव जो है वो किससे पैदा होते हैं? सजीव से। लेकिन पहला सजीव जो था वो कैसे आया ये नहीं बता पाया सिद्धांत। तो कौन बताया वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये सिद्धांत क्या बोलता है कि सजीव से सजीव का निर्माण होता है। उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन वैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें से लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम देखेंगे। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट याद रखना, इनका नाम है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। सर ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसका मतलब क्या होता है? सर ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, लुईस पास्चर का स्वान नेक एक्सपेरिमेंट देखिए, लिखा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। सॉरी फ्लास्क लिखना भूल गया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। सर ये स्वान नेक फ्लास्क क्या है? आप में से कई बच्चे हैं जो स्कूल में गए होंगे, स्कूल में जब वो गए थे तो क्या आप लोगों ने इस तरह की परख नली देखी थी? ऐसी परख नली बिल्कुल देखी होगी। सर मरे हुए चूहे से कीड़े का निर्माण होता है। हाँ जी, इस तरह की फ्लास्क देखिए बेटा आप लोगों ने।
सर अभी तक तो सब गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, सही कब पढ़ेंगे? बस इसके बाद सही पढ़ेंगे। अभी तक तो जो सारे के सारे पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? गलत है, इसके बाद सही पढ़ेंगे। हाँ जी, ये जो फ्लास्क आपने देखा इसको हम कॉनिकल फ्लास्क नहीं बोलते बेटा, कॉनिकल फ्लास्क इज डिफरेंट। कॉनिकल फ्लास्क इस तरीके से होता है, कोन शेप में होता है, दिस इज कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, कोन शेप में होता है, शंकु आकार का जो होता है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। डन। ये वाला फ्लास्क जो होता है जिसकी ये जो आकृति जो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं। ऐसे फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं? स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसी गर्दन क्या हंस की होती है? आपने देखा होगा हंस, है ना, हंस जो होता है उसकी गर्दन इस तरीके से घूमी हुई सी होती है, ठीक है, इस तरह की गर्दन होती है। तो बेसिकली ये स्वान कौन है? व्हाट इज स्वान? स्वान इंग्लिश में, हंस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्वान बोला जाता है। याद रखना, हंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वान बोला जाता है। तो हंस की गर्दन के जैसा ये फ्लास्क था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? लुईस पास्चर ने। तो ये मीनिंग है यहां पर जो चीज लिखी हुई थी। अब फाइनली बात करते हैं, सर लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था? आइएगा बात करते हैं। देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, ये हमने फ्लास्क ले लिया बेटा, कौन सा? स्वान नेक फ्लास्क ले लिया, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, ये किसने ले लिया? हमारे लुईस पास्चर ने ले लिया। इसके अंदर क्या मिलाया गुरु? इसके अंदर बेटा जी जल मिला दिया, वाटर मिला दिया, प्लस यीस्ट मिला दिया, प्लस शर्करा मिला दी थी, ठीक है जी। क्या क्या मिला दिया सर? शुगर मिला दी, यीस्ट मिला दिया, जल मिला दिया और एक घोल बना दिया। क्या बना दिया? एक घोल बना दिया है और यहां पर डाल दिया है, ठीक है जनाब, यहां पर डाल दिया ये, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये शर्करा एक पोषणीय पदार्थ है? हाँ सर। जल मिला हुआ है, यीस्ट मिला हुआ है, यीस्ट यानी कवक एक प्रकार की, ठीक है। चलो जी, डन, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? चलिए, अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, उन्होंने क्या किया, ये समझने वाली बात है। उन्होंने इस फ्लास्क को लिया, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, ये फ्लास्क है हमारा, इसके अंदर वो घोल है, ठीक है, घोल है बेटा, ये वाला घोल है यहां पर जिसमें जल है, यीस्ट है, शर्करा है बेटा। अगर इस घोल को मैं नीचे से उबालूंगा, नीचे से गैस बर्नर लगा दिया मैंने, तो यहां पर जो जल जो होगा, इसमें जो जल जो होगा, क्या वो जल भाप के फॉर्म में उड़ेगा, ऊपर आएगा? हाँ सर। यहां से भाप निकलेगी? हाँ जी सर, भाप निकल जाएगी। कोई तकलीफ नहीं है किसी को? इतनी सी बात में कोई तकलीफ तो नहीं थी क्या? यहां पर हम जब इसको नीचे से क्या करेंगे? गर्माहट देंगे, तो जो जल जो होगा वो किस रूप में निकलेगा सर? भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निकलेगा। हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं, सिंपल सा। सर 800 डिग्री पर लपाड़ा लगा देंगे तुमको, 800 डिग्री पर। यहां पर मिलर और यूरिक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, 800 डिग्री पर नीचे छोटा सा बर्नर लगा दिया, गैस लगा दिया नीचे, 800 डिग्री पर। पढ़ लो, ध्यान से सुन लो पहले। हाँ जी, 800 डिग्री पर मिलर और हेरोल्ड यूरो और स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट था 800 डिग्री पर। यहां पर ध्यान से सुनो, 800 डिग्री पर नीचे क्या लगा दिया बेटा? बर्नर लगा दिया, छोटी सी गैस लगा दिया यहां पर, ठीक है, और उसे क्या दिया? गर्माहट दी, जिससे क्या निकल, ये ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। 800 डिग्री पर लगा रहे हो क्या भाई? 800 डिग्री ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। हाँ भाई, जल क्या निकलेगा? वाष्प के रूप में निकलेगा। हाँ सर, वाष्प के रूप में निकलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, भाप के रूप में। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने पानी गर्म किया है? सर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो रोज करते हैं। आपने नीचे पानी को गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद में आपने उसके ऊपर एक प्लेट लगा दी है, ऊपर आपने ढक दिया है, ठीक है। ढकने के बाद भाप निकल रही है। हाँ सर, भाप निकल रही है। भाप निकलने के बाद जब आप इस प्लेट को हटाते हो तो इस प्लेट पर पानी की बूंदें तुमको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? जल्दी से, इतनी सी बात बताओ, सिंपल सा बच्चों वाली चीज। तुमने पानी गर्म किया, ऊपर क्या लगा दी? प्लेट लगा दी। प्लेट को जब हटाते तो उसी प्लेट पर क्या पानी की बूंदें दिखती है तुमको? हाँ दिखती है ना। अभी तो देखिएगा, ये तो भाप यहां से निकल रही थी, तो यहां पर आकर टकरा रही थी। ऊपर जाने से पहले ये भाप के जल जो था यहां पर एकत्रित होता जा रहा था, पानी की बूंदें यहां पर एकत्रित होती, क्योंकि ये कर्व शेप है। कैसा है? इस तरीके से कर्व्ड है। तो जब यहां पर भाप आएगी, टकराएगी, इस जगह से टकराएगी, तो यहां पर इस सरफेस से अटैच होकर ये पानी की बूंदों में बदल जाएगी, कुल मिलाकर पानी यहां पर एकत्रित हो जाएगा। डन, इतनी सी बात है। क्लियर है? चलें अब आ जाइए यहां पर वापस से। देख मेरे भाई, मेरे पास दो कंडीशन है। सर कौन सी दो कंडीशन है? पहली चीज तो ये कि ये जो चीज मैंने तेरे को बताई कि लुईस पास्चर ने यहां पर क्या लिया? एक स्वान नेक फ्लास्क ले लिया और उस फ्लास्क के अंदर जल डाल दिया, यीस्ट डाल दिया, शर्करा डाल दिया, घोल बना दिया, ठीक है जी। अब इस घोल को उसने क्या किया सर? नीचे से गर्म किया। क्या किया गुरु? नीचे से गर्म किया। क्या निकलेगी सर? भाप निकलेगी, भाप निकलेगी, भाप निकलेगी। तो यहां पर भाप जो है इकट्ठी हो जाएगी पानी के रूप में। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर एंट्री बंद हो गई है किसी चीज की आने की? सोचो, क्या यहां पर एंट्री, कोई चीज अगर आ सकती थी, क्या आ पाएगी? क्यों? क्योंकि यहां तो पानी भर गया। ठीक है, डन, क्लियर है, समझ में आ गया? चलें आगे। ओके जी। अब ये देखिए, देख यहां पर आपने इस फ्लास्क को गर्म किया, गर्म करने के बाद भाप बनी, भाप बाहर निकली, पानी यहां पर एकत्रित हो गया। अब आपने इस फ्लास्क को, ध्यान से सुनिएगा, आपने इस फ्लास्क को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। अब नीचे से नीचे कोई बर्नर नहीं है, नीचे कोई बर्नर नहीं है। जब बर्नर नहीं है तो अब आप मुझे बताइए, क्या पानी अभी भी यहीं पर रहेगा कि नहीं रहेगा? सिंपल सा था, यहां तक की बात। फिर से जिसको नहीं समझ में आया, फ्लो बिगड़ जाता है ना, फ्लो बिगड़ जाता है चलते चलते 1 मिनट में। लुईस पास्चर ने ये फ्लास्क लिया। ये फ्लास्क लेने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, वो भी बताऊंगा। ये फ्लास्क ले ली, इसके अंदर क्या बनाया? घोल बनाया, जिसमें जल था, यीस्ट था, शर्करा थी। ये यहां पर सबसे पहले इसको गर्म किया, ठीक है जी। गर्म करने से भाप निकली, भाप जब ऊपर निकल रही थी तो वो उसकी पानी की बूंदें यहां पर एकत्रित हो गई, ठीक है। अब बर्नर हटा दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये घोल है, हाँ सर, इस घोल में शर्करा वगैरह है, हाँ सर, ठीक है। एक काम, ये पहली स्टेज, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में उसने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। सेकंड कंडीशन में उन्होंने इस फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी। क्या सर? सेकंड कंडीशन में उन्होंने इस फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी। अब आप मुझे बताइएगा, क्या तोड़ दी? सर तोड़ दिया। यहां पर ये जो गर्दन जो थी, इस तरीके से घूमती हुई गर्दन, ये गर्दन ही तोड़ दी है। अब आप मुझे बताइएगा, ये है सेकंड कंडीशन। यहां पर शर्करा वर्करा है, सब कुछ है, यीस्ट है, हाँ सर, जल है, हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी कंडीशन में जीवाणु यहां पर पनप पाएंगे, जीवाणु यहां पर वृद्धि कर पाएंगे? दिमाग लगाओ, कौन सी कंडीशन में जीवाणु यहां पर वृद्धि करते हुए लुईस पास्चर को मिले होंगे? कौन सी में? सेकंड में कि फर्स्ट में? सिंपल सी बात है यार, यहां से जीवाणुओं को डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। जीवाणु आएंगे, यहां से पोषण प्राप्त करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन क्या यहां जीवाणु आ पाएंगे? नहीं सर, यहीं अटक जाएंगे, रास्ता ही नहीं आगे जाने का, क्योंकि पानी भरा पड़ा यहां। तो क्या यहां जीवाणु आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तब आप मुझे बताइएगा,
इससे इससे पहले वाला जो सिद्धांत जो पढ़ा था वो क्या बोल रहा था? निर्जीव चीजों से क्या बनते हैं? सजीव बनते हैं। मिट्टी से कीड़े बनते हैं, जैसा तुम में से कई बोल रहे थे सर, मिट्टी से कीड़े बनते हैं सर, मरे हुए चीजों से कीड़े बन जाते हैं सर। अरे ये मरी हुई चीज ही तो है। सोच, इस बर्नर के अंदर, सॉरी, इस फ्लास्क के अंदर मृत चीज ही तो है। मान ले यहाँ पे सड़ा हुआ चूहा है, सड़ी हुई मिट्टी है, यहाँ पर डाल दी है, यहाँ पर ये सारी चीजें डाल दी। अब मुझे बता, क्या यहाँ पर कोई जीवन उत्पन्न हो पा रहा है? क्या कोई जीवन उत्पन्न हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना। जीवन कब उत्पन्न हो रहा है? जब जीवन यहां जा रहा है और फिर उस जीवन से नया जीवन पैदा होता जा रहा है। यानी यहां पर सजीव आया और आने के बाद फिर उस सजीव ने अपनी संख्या बढ़ाई। यहां पर ये मृत पदार्थ था, हां सर। या मैं बोलूंगा ये निर्जीव पदार्थ था, हां सर। क्या ये निर्जीव पदार्थ से यहां सजीव की उत्पत्ति हुई? नहीं। सोच, यहां निर्जीव से सजीव पैदा हुआ क्या? नहीं सर। यहां पर निर्जीव से सजीव हुआ नहीं, निर्जीव तो पोषण दे रहा था जब सजीव एंटर कर गया। सजीव एंटर कर गया, पोषण लिया और फिर उसके बाद सजीव ने अपनी संख्या बढ़ाकर और सजीव बनाए। ये था बायोजेनेसिस। अब एक बार बार पूछ रहा है, सर यहां पर ये घुमा हुआ फ्लास्क क्यों लिया, सीधा फ्लास्क क्यों नहीं लिया? तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर यहां पर ये सीधा फ्लास्क ले लेता, सीधा सीधा फ्लास्क लेता, नीचे से गर्म करता, भाप सीधी निकल जाती, क्या एकत्रित हो पाती भाप? यहां पर पानी एकत्रित हो पाता? ये पाथवे ब्लॉक करना था ना, यही तो चीज देखनी थी भैया हमको कि एक तो पाथवे ब्लॉक कर दो, ये जो पथ है उसको बंद कर दो और एक बार में उस पथ को खोल दो। अगर बंद कर दोगे तो सजीव, निर्जीव से सजीव नहीं बन रहा। अगर खोल दोगे तो यहां पर जो निर्जीव पदार्थ था उसके अंदर सजीव आएगा, पोषण लेगा, फिर अपनी संख्या बढ़ाएगा, यानी सजीव से सजीव का निर्माण होगा। यह था एक्सपेरिमेंट लुईस पाश्चर का। सर मच्छर तो पानी से उत्पन्न होते हैं। बेटा मच्छर पानी से उत्पन्न नहीं होते, मच्छर जो है अपने अंडे पानी में दे देते हैं मेरे भाई, ठीक है। उनका लार्वल स्टेज जो होती है वो वाटर के अंदर होती है। ऐसे तो बोलेगा सर मछली भी तो पानी में उत्पन्न होती है। हाँ, क्योंकि मछलियों के अंडे पानी में होते हैं। सर एनसीईआरटी में मिलर दिया हुआ है। भगवान हमारी अम्मा, हम कहां जाएं? तुमको कोई चीज समझा रहे हैं बे, तुमको काहे कोई चीज समझ में नहीं आती है? सर मिलर दिया हुआ है, मेरी मां मिलर आएगा, ये देख, ये मिलर आएगा। कहां आएगा मिलर? ये ले, तुमको चलना पड़ेगा भैया। ये ले गुरु मां, कौन सी थी ये मां? ले गुड़िया, ये मिलर आएगा। तुमको कसम से, तुम्हारे पेट में बिल्कुल इतनी खलबली सी मची रहती है ना। ये ले गुड़िया, ये रहा तेरा मिलर, ये रहा मिलर, हेरोल्ड यूरे, ये रहा मिलर। इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे जब आएगा, ठीक है। अभी मिलर आया नहीं है बेटा, अभी मिलर आएगा। जब आएगा तो बताऊंगा मिलर क्या करेगा, ठीक है। अभी मिलर की तो हमने बात ही नहीं करी, अभी तो हम यहां पर ही पहुंचे तक। सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? लुईस पाश्चर के स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट की बात करी अभी तक। हाँ जी, तो क्या आपको ये वाला सिद्धांत समझ में आ गया है? ये कौन सा सिद्धांत था? जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का सिद्धांत जो बोलता है कि सजीव का निर्माण सजीव से होता है। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है सिद्धांत में, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आज की डेट में सही है। क्वेश्चन तो वही था कि बताओ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्वेश्चन तो अभी यही है कि भैया ये जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये सिद्धांत बता पाया? इस सिद्धांत ने प्रेजेंट कंडीशन बता दी कि भैया सजीव जो है वो सजीव से बनता है। लेकिन फिर वापस से वही बात, अरे प्रथम सजीव कैसे आया वो तो बताओ। तो वो ये सिद्धांत बता नहीं पाया। फाइनली आ जाते हैं अपने लास्ट सिद्धांत पे, जिसको हम आज तक मानते हैं, और वो सिद्धांत जो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आ जाते हैं लास्ट सिद्धांत, और लास्ट जो हमारा सिद्धांत है उसका नाम याद रखना है आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत, या ओपेरिन हेल्डेन का सिद्धांत। यस, फर्स्ट लिविंग नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया। चलो जी, सो अब हम जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? फाइनली वो सिद्धांत जिसने व्याख्या करी, जिसने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब सुनिएगा, माथा आपका चकरा जाएगा। जो जानते अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत किस पर बेस्ड है बेटा? ये जो ओपेरिन हेल्डेन का सिद्धांत जो है, पांचवा सिद्धांत जो है, पांचवा सिद्धांत जो है उसका नाम है ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत या थ्योरी, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिद्धांत है ये किस पर बेस्ड है? ये बोलता है जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है। जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर जिस विधि से हुई है वो है ए बायोजेनेसिस। उड़ी बाबा, ये सिद्धांत बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति ए बायोजेनेसिस से हुई है, और हम बोल रहे हैं ये सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिले थे। आप बोलिए सर कैसी बात करो, अभी तो ए बायोजेनेसिस पढ़ा था। ए बायोजेनेसिस क्या बोलता है कि निर्जीव चीजों से सजीव का निर्माण होता है, जो निर्जीव जो होते हैं उनसे सजीव का निर्माण होता है। ये तो ए बायोजेनेसिस तो ये बोलता है। अभी हमने देखा था, ऐसे थोड़ा ना, गले सड़े पत्थर से उनसे सजीवों का निर्माण होता है, ये भी लेकिन यहां पर ए बायोजेनेसिस थोड़ा सा अलग है। कैसा? इससे पहले वाला जो ए बायोजेनेसिस हमने देखा था, उसमें ए बायोजेनेसिस क्या था? सजीव का निर्माण गले सड़े मृत पदार्थों से हो रहा है। क्या सर? ये वाला जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला कहां गया? ये वाला ये क्या बोला था? यहां पर जो ए बायोजेनेसिस था वो क्या बोला था? गले सड़े मृत निर्जीव पदार्थ से किसका निर्माण हुआ है गुरु? सजीवों का। ऐसा यहां पर बोला गया था। लेकिन हम जो अब जो पढ़ने वाले हैं वहां पर हम गले सड़े मृत निर्जीव पदार्थ नहीं बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं सर? हम यहां पर बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर निर्जीव कौन है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो निर्जीव चीज है वो है यहां पर कौन? कार्बनिक पदार्थ। वर्ड ध्यान से सुनना, कार्बनिक पदार्थ। अणु ने मिलकर परमाणु ने मिलकर अणु बनाया, अणु ने मिलकर यौगिक बनाया, यौगिक ने मिलकर आपका मोनोमर यानी एकल इकाइयां बनाई, फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना, जटिल कार्बनिक पदार्थ जुड़े, फिर क्या बनी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसा बोला गया था यहां पर। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा वापस से समझ। देखिए सिद्धांत में बोला गया क्या कि सबसे पहले परमाणु जो इस पृथ्वी पर मिल रहे होंगे, अर्ली इस प्राचीन पृथ्वी पर क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे। वो परमाणु
रिएक्ट करके, एटम्स रिएक्ट करके क्या बनाए? अणु बनाए। अणु मिलकर यौगिक बनाए। वो यौगिक जो थे वो पहले अकार्बनिक यौगिक थे। अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण हुआ? सर कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। फिर वो कार्बनिक यौगिक जो थे वो कैसे थे? सर सरल कार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण हुआ? जटिल कार्बनिक यौगिक का। सर समझ नहीं आया? मैंने एक सिंपल सी बात मैं तेरे से पूछता हूं। मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है, सल्फर है, ये सारे के सारे मेरे पास परमाणु है। मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनसे मिलाकर क्या बना दिया? अणु बना दिया है, अमोनिया बना दिया है और भी कई सारे अणु बना दिए हैं। फिर आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सर कंपाउंड बना रहे हैं। कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? सर सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड्स बन रहे हैं। कार्बनिक यौगिक बना, कौन बना भैया? आपका मीथेन बन गया। कौन बन गया? मीथेन बन गया। सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड्स तो यहां पर आएगा। हाइड्रोजन साइनाइड्स बन रहे हैं और अकार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, जैसे अमोनिया बन रहा है। फिर ये आपस में बन रहा, जैसे अमोनिया बन रहा था। क्या बन रहा था? अमोनिया बन रहा था। अमोनिया अकार्बनिक हो गया। कार्बनिक कौन हो गया? हाइड्रोजन साइनाइड्स, मीथेन हो गया, ये कार्बनिक है। फिर ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया? सर शर्करा बनाई। जैसे तुमने जैवन चैप्टर पढ़ा था, जैवन चैप्टर के अंदर तुमने मोनोसेक्राइड पढ़ी थी। हां मोनोसेक्राइड बनाई, अमीनो एसिड बनाए, फैटी एसिड्स बनाए, ग्लिसरॉल बनाई। ये क्या थे? आपके सरल कार्बनिक पदार्थ थे। फिर वो सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए? जटिल अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाए, आपके न्यूक्लियोटाइड्स ने क्या बना दिया? आपके न्यूक्लिक अम्ल बनाए, आपके मोनोसेक्राइड ने पॉलीसेक्राइड बना दिए हैं, आपके मोनोसेक्राइड ने पॉलीसेक्राइड बना दिया, अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना दिया, आपके ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स ने लिपिड्स बना दिया, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाए। अब जरा सोच, ये सारे के सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ, जैसे आपके प्रोटीन, जैसे आपके लिपिड, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे कौन है मेरे भाई? सर ये सारे के सारे हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ, और यही जटिल कार्बनिक पदार्थ मिलकर लास्टली एक कोशिका का निर्माण कर दिए। आप मुझे बताइए, हमें किसकी उत्पत्ति करनी है? दिमाग लगा, हमें किसकी उत्पत्ति करनी है? जीवन की। जीवन किस रूप में होता है? कोशिका के रूप में। सर लाइन बाय लाइन कराइए, मैं ना एक चांटा लगा दूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूं, लिमिट होती है। RHI मीठा। मैं कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही है? एक कोशिका किससे बनी होती है? किससे बनी है तुम्हारी कोशिका? तुम्हारी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें क्या मिल रहा है? लिपिड्स, प्रोटीन मिलता है। तुम्हारी कोशिका झिल्ली के अंदर कौन है? कोशिका द्रव्य, उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, जल मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, लिपिड्स मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए मिलता है। हां सर, तो मेरे भाई कोशिका के अंदर जो चीजें मिलती हैं वो कौन है? कार्बनिक पदार्थ नहीं है। ये कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स, जैवन चैप्टर में पढ़े थे तुमने। ये प्रोटीन दीर्घ अणु है कि सरल है? दीर्घ है। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड किससे बने होते हैं? मोनोसेक्राइड से, सरल से। लिपिड्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। यानी सरल मिलकर क्या बनाएंगे? जटिल। सर ये सरल कार्बनिक पदार्थ किससे बने? अकार्बनिक यौगिक अणु आपस में रिएक्ट करके बनाए। इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये मंजीत वर्मा को क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। सर नंबर नोट करिए, क्लास से बाहर निकाल दीजिए। रोज 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 इसको भी डोज देनी पड़ेगी। हाँ जी, इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसने बोला? ओपेरन और हेल्डेन ने। अब मुझे बता, क्या यहां पर गले सड़े कपड़े कीचड़ है? बारिश के पानी से मछली पैदा हो जाती है? क्या ऐसा हुआ यहां पर? या यहां पर तेरे को जीवन की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति क्या इनसे होती हुई दिखाई दी? क्या ये सारी चीजें क्या गले सड़े पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है? सर कार्बनिक पदार्थ जो थे, जो एक निर्जीव वस्तु है, भाई मेरे सामने प्रोटीन रख दिया, क्या वो जीवन है? लिपिड्स रख दिए, क्या वो जीवन है? कार्बोहाइड्रेट रख दिया, क्या वो जीवन है? नहीं। लेकिन वो सारी चीजें मिलकर एक कोशिका बना दी जिसके अंदर जीवन है। जो जीवन क्या है? व्हाट इज जीवन? व्हाट इज लाइफ? जीवन का मतलब क्या है? रिएक्शंस, आपस में क्रिया करना। तो ये जो कोशिका जो थी, इसके अंदर क्रियाशीलता थी, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ था जो अगली पीढ़ी में जा रहा था। ये बना था जीवन, किससे? कार्बनिक पदार्थों से बना था। तो कार्बनिक पदार्थों से सजीव का निर्माण हुआ, यानी यहां पर एबायोजेनेसिस हुआ। इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये बताया था आपके ओपेरन और हेल्डेन ने। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन पहले चीज को समझ तो सही। आरव शर्मा, जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी से। आरव शर्मा, नंबर नोट करिएगा। आरव स्टॉप करिए इसको। नंबर हाँ ये रहा। आरव शर्मा, ये रहा ना यार। हाँ नंबर, मंजीत वर्मा, आरव शर्मा, वर्मा जी, शर्मा जी, तुसी तो गए। ठीक है जी, बस सीधा इलाज, नो बकवास, सीधा इलाज इनका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये था ओपेरन हेल्डेन, जो मीनिंग था इस ओपेरन हेल्डेन के सिद्धांत का। अब बात करते हैं ओपेरन हेल्डेन को सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं किसको, इस ओपेरन और हेल्डेन के सिद्धांत को क्या इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया वो पढ़ने से पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, और वो क्या कि जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर बेटा 3 चरणों में हुई है। 3 चरणों में किसकी हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब सर इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3 स्टेप्स में हुई है। कितने स्टेप्स में हुई है? 3 स्टेप्स में हुई है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है जी, अब वो 3 स्टेप क्या है? सर यीस्ट क्यों लिया था बेटा? यीस्ट एक पोषणीय पदार्थ होता है, याद रखना। यीस्ट जो होता है वो कवकों के लिए, यीस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए एक तरीके का पोषणीय पदार्थ होता है। हाँ जी, 3 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से 3 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है? सबसे पहले इस पृथ्वी पर हुआ है रासायनिक विकास। इस पृथ्वी पर क्या हुआ है? रासायनिक विकास हुआ। फिर इस पृथ्वी पर हुआ है जैविक विकास। फिर इस पृथ्वी पर हुआ है क्या? कार्बनिक विकास। क्या क्या हमने बोला? इस पृथ्वी पर विकास जो है, जीवन की उत्पत्ति जो है 3 चरणों में हुई है। सबसे पहले हुआ है क्या? रासायनिक विकास, फिर हुआ है जैविक विकास और फिर हुआ है कार्बनिक विकास। इस तरीके से 3 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्या 3 चरणों में विकास हुआ? पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन, फिर उसके बाद हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिर हुआ क्या? कार्बनिक विकास। अब क्या है इसका मीनिंग? जरा आराम से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रासायनिक विकास की बात करते हैं। रासायनिक विकास क्या बोलता है? रासायनिक विकास बोलता है कि बेटा इस पृथ्वी पर सबसे पहले क्या थे? परमाणु थे, परमाणु मिलकर क्या बनाए? अणु, अणु मिलकर क्या बनाए? यौगिक, यौगिक मिलकर क्या बनाए? सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या बनाए? जटिल कार्बनिक पदार्थ, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें। ये था रासायनिक विकास, जहां पर रसायन इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है, इन्होंने क्या बनाई? सबसे पहले कोशिका बनाई, और वो कोशिका जो थी वो कैसी थी? प्रोकैरियोटिक थी। वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या बनी? यूकैरियोटिक। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका थी वो कैसी थी? एकल कोशिका थी। फिर यूकैरियोटिक एकल कोशिका से यूकैरियोटिक बहु कोशिकीय संरचना जो बनी थी, यूकैरियोटिक एकल कोशिका से बहु कोशिकीय संरचना जो बनी थी, वो था आपका कार्बनिक विकास। क्या बोला मैंने? वापस से सुनना। रासायनिक विकास में हमने किसकी बात करी? सर रसायनों की बात करी, जिनको अभी भी समझ में नहीं है वापस से ध्यान से सुनना। पूरी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या इस पृथ्वी पर सबसे पहले एटम्स यानी परमाणु
मिलकर क्या बनाया बेटा? मॉलिक्यूल्स, यानी अणु बनाया। परमाणु कहां पर आए थे? याद करो, वो जो सघन, वो जो गैसें जब संघनित हो रही थी, या मैं बोलूंगा वो जो गैसें जब बिग बैंग हुआ था तो किसका निर्माण किया था? आपके पृथ्वी का, आपके प्लैनेट्स का। उस प्लैनेट्स पर क्या मिल रहे थे? एटम्स ही तो मिल रहे थे। सो एटम्स मिल रहे थे, एटम्स मिलकर रिएक्ट करके क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाए? कंपाउंड बनाए, यानी यौगिक बनाए। अब यौगिक जो बने थे वो आपके दोनों प्रकार के बने। पहले कौन से बने? सर पहले बने हमारे अकार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक बने थे। फिर अकार्बनिक के बाद कौन से बने थे? कार्बनिक बने थे। अकार्बनिक के बाद कौन से बने थे? कार्बनिक बने थे, यानी इधर लिख दिया। इनऑर्गेनिक के बाद कौन से बने थे? इनऑर्गेनिक भी बने और ऑर्गेनिक भी बने, यानी कार्बनिक भी बने, अकार्बनिक भी बने। फिर ये दोनों मिलकर कौन से? अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक मिलकर क्या बनाए? सॉरी, सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए। सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या बनाए? जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाए। सरल मिलकर किसका निर्माण किया? जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे मिलकर क्या बनाए? सर कोशिका बनाए। जो पहली कोशिका यहां पर बनी वो कौन थी? सर प्रोकैरियोटिक थी। जो पहली यहां पर कोशिका बनी वो कौन बनी थी? सर प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? एकल कोशिका होती है, बहुकोशिकीय होती है। प्रोकैरियोट सारे सारे एकल कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोट से क्या बने? सर यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स कैसे बने? स्टार्टिंग में एकल कोशिकीय बने। आपको प्रोटिस्ट जगत याद आ रहा है ना? क्या बने थे? यूकैरियोट्स, एकल कोशिकीय। फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स में म्यूटेशन हुए, चेंजेस हुए, परिवर्तन आए। फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स कैसे आए? सर यूकैरियोट्स हमारे बहुकोशिकीय आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की स्टेप, कहां से कहां तक? इधर देखिएगा, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का पूरी प्रोसेस जो है, यहां से एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, परमाणु से अणु बने, अणु से यौगिक बने, यौगिक आपके अकार्बनिक भी बने, कार्बनिक भी बने, ये मिलकर क्या बनाए? सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या बना दिया? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये पूरा विकास जो था, इस पूरे विकास को हम बोलते हैं रासायनिक विकास। पूरा का पूरा विकास क्या कहलाता है? आपका रासायनिक विकास कहलाता है। इस पूरे विकास को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक विकास बोलते हैं। उसके बाद में जरा सोच, क्या अभी तक यहां से यहां तक जीवन की उत्पत्ति हुई? सोचिए, क्या यहां से यहां तक कोई जीवन बना? क्या यहां से यहां तक कोई कोशिका बनी? क्या यहां से यहां तक परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, यौगिक के दोनों, फिर सरल कार्बनिक पदार्थ, जटिल, क्या यहां पर कोई कोशिका बनी? नहीं। कोशिका कब बनी? सर यहां से यहां, यानी ये जो स्टेप जो है कौन सा? यहां से यहां तक की कहानी जो होगी, किसका निर्माण? जटिल कार्बनिक पदार्थ से फिर क्या बनेगी? आपकी कोशिका बनेगी। ये वाला विकास क्या कहलाएगा गुरु? इस विकास को हम क्या बोलेंगे? आपका जैविक विकास। नाम से नहीं पता लग रहा? जैविक विकास मींस सजीव का निर्माण, एक जीवन का निर्माण कर दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण कर दिया, जैविक विकास। ठीक है, किसका निर्माण कर दिया? जैविक विकास कर दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बना दी और यूकैरियोटिक कोशिका भी बना दी, लेकिन कैसे बनाई थी? एकल कोशिकीय बनाई थी। यहां से लेकर यहां तक का क्या? जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिया। यहां से क्या बनाएंगे? कोशिका बनाएंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक कौन सी? एकल कोशिकीय। अब यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय से लेकर यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तक का जो विकास जो होगा, कौन सा गुरु? यहां से लेकर, अब इधर देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो विकास जो होगा, इस विकास को हम बोलते हैं क्या? कार्बनिक विकास। इस विकास को हम बोलते हैं कार्बनिक विकास। तो इस प्रकार आपका विकास जो है इस पृथ्वी पर 3 चरणों में हो रहा है। पहले केमिकल्स, फिर एक सजीव का निर्माण, फिर वो जब सजीव जब बन जाएगा तो प्रोकैरियोटिक बनेगा, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बनेगा, लेकिन वो यूकैरियोटिक सिंपल है, कौन सा? एकल कोशिकीय। अब सिंपल यूकैरियोट से जटिल यूकैरियोट यानी बहुकोशिकीय यूकैरियोट, यानी जंतुओं का, पादपों का निर्माण। ठीक है, यानी प्रोटिस्टा जगत के बाद कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, इन सब का निर्माण क्या कहलाएगा? आपका कार्बनिक विकास। इस तरीके से ये सारा का सारा होता है। ठीक है, तो अब हम जो पार्ट पढ़ रहे थे, जरा मुझे बताइए, हमारा जो चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? हमारे चैप्टर का नाम है विकास, जिसके टोटल कितने पार्ट है? 4, जिसमें से पहला पार्ट है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में हम टोटल कितनी विकास देखने वाले हैं? सर 3 विकास देखने वाले हैं। कौन कौन से विकास देखेंगे? सर सबसे पहले ये देखिए, सारी थ्योरीज यहां पर दी हुई हैं। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत दिया हुआ है, कॉस्मिक पेंसपर्मिया, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया हुआ है, ये वाला। उसके बाद में ओपेन हेल्डेन का सिद्धांत यहां पर दिया हुआ है। 3 चरणों में विकास बताया हुआ है। सबसे पहले रासायनिक विकास, जैविक विकास, कार्बनिक विकास। हमें कुल मिलाकर ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, कौन सा? जीवन की उत्पत्ति। इसके टोटल 3 चरण हमें पढ़ने हैं। हमें रासायनिक विकास पढ़ना है, हमें जैविक विकास पढ़ना है, हमें कार्बनिक विकास पढ़ना है। अब ये पढ़ने के बावजूद, ठीक है यार, क्या ही बोले, कहते टाइम पास कर रहे हैं। निकालिए नंबर, भेजिएगा एक बार ऋषभ को, ये वाला नंबर, आरव शर्मा, ऋषभ को भेजिए, इसको निकालिए क्लास से बाहर। टिकने नहीं दूंगा मैं ऐसे बच्चों को। मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ जी, चलें। तो सबसे पहले हम कौन सा विकास पढ़ेंगे? रासायनिक विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा विकास पढ़ेंगे? रासायनिक विकास पढ़ेंगे। रासायनिक विकास सबसे पहला विकास पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? रासायनिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रासायनिक विकास। ये हो चुका, ये हो चुका। हाँ जी, ओपेन हेल्डेन का सिद्धांत। ठीक है जी, हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक विकास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक विकास पढ़ने वाले। लेकिन रासायनिक विकास पढ़ने से पहले एक बार इस थ्योरी को तो पढ़ ले। ओपेन और हेल्डेन ने क्या बताया था? देखिए, ओपेन और हेल्डेन ने, जरा दिमाग लगाइए, ओपेन और हेल्डेन के सिद्धांत का दूसरा नाम मैंने यहां पर क्या दिया था? फटाफट सोचो। ये जो ओपेन और हेल्डेन का सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, जिनकी जो थ्योरी जो थी, जो ए बायोजेनेसिस पर डिपेंड थी, उस थ्योरी के 3-4 नाम लिखे हैं। 3-4 नाम में से एक नाम पर जरा देख, हाईलाइट कर रखा है। क्या लिखा हुआ है? सोचो, दिमाग लगाओ। सर जीवन की इकाई एटम हो सकती है। जीवन की इकाई एटम कैसे होगी मेरे भाई? जीवन का मतलब जिसमें जीवन होगा। क्या एटम में जीवन है? जीवन किसमें होगा? कोशिकीय स्तर पर होगा ना। हाँ जी, सोचो, इस सिद्धांत का दूसरा नाम में देखो, कई सारे नाम है, जिसमें से एक और नाम है, और वो नाम दे रखा है क्या? रासायनिक विकास का सिद्धांत। यानी जो हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, क्या ये जो 3 चरण हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से ये जो पहला चरण जो है ना,
ये चरण एक्सप्लेन किया था आपके किसके, ओपेरिन और हेल्डेन ने। जी हां भाइयों बहनों, ओपेरिन और हेल्डेन, ओपेरिन और हेल्डेन ने इन तीन विकास में से कौन सा विकास समझाया था, रासायनिक विकास समझाया था। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। सर प्रेजेंट टाइम में केमिकल इवोल्यूशन क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नहीं है, और जब यहां पर इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था, जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। तेरे को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि तूने तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। अगर तेरे को पता है तो तू मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा था, मेरे को तो पता है, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को नहीं पता। मैंने तो इतनी जान से बताया क्या कि प्रेजेंट टाइम में इवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो एनवायरमेंट है वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब इवोल्यूशन चल रहा था तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, इस वजह से जीवन की उत्पत्ति होगी। अगर ऑक्सीजन होती तो किसी चीज का निर्माण नहीं होने देती, सब कुछ चीजों की तोड़ाफोड़ी कर देती, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है चीजों को। हाँ जी सर, 200 बिलियन 20,000 करोड़ होता है। हाँ बेटा 200 बिलियन 20,000 करोड़ होता है, 20 बिलियन 2,000 करोड़ होता है। तो इतनी देर से शाहिद बाबू तो यहीं पर अटका पड़ा है। सर मिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मिलर ने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। मिलर ने, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, किसने, मिलर ने। ठीक, ओके चले आगे बढ़े, पढ़ाई कर ले। सो ओपेरिन और हेल्डेन ने कौन सा विकास बताया था बेटा, ओपेरिन और हेल्डेन ने जो विकास बताया था वो कौन सा बताया था, रासायनिक विकास। इसलिए ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, या प्राकृतिक सिद्धांत बोलते हैं, या आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं, जिसको हम आधुनिक समय में बिल्कुल मान रहे हैं। आइए पहली बात इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, ध्यान से सुना बेटा। इन्होंने, इनके कुछ बिंदु थे जो आपको याद रखने, टोटल यहां पर कितने बिंदु, ध्यान से सुना। पहला बिंदु इनके सिद्धांत का पहला बिंदु क्या, ये सिद्धांत किसने दिया, ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया। ओपेरिन कहां के थे, हेल्डेन कहां के थे, याद रखना। ओपेरिन रशिया के थे और हेल्डेन आपके इंग्लैंड के थे, याद रखना। एक रूस के थे और एक इंग्लैंड के थे। ओपेरिन रशियन थे, इंग्लैंड के कौन थे, हेल्डेन थे। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को एक पुस्तक में बताया था जिसका नाम याद रखना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। पुस्तक का नाम क्या था, उस बुक का नाम क्या था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर उन्होंने अपने इस रासायनिक विकास को बताया था। दो बिंदु नेक्स्ट। अब इन्होंने उस पुस्तक में क्या क्या चीजें बताई, पहली बात उन्होंने बताई, उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे। सबसे पहला, जीवन उत्पत्ति कैसी है, ए बायोजेनेसिस है, मैंने तेरे को अभी एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बताया कि जीवन जो है वो किससे बनाया गया है, निर्जीव चीजों से। लेकिन वो निर्जीव चीज कौन है सर, वो निर्जीव चीजें क्या सड़े गले कपड़े मृत पदार्थ थे, नहीं, वो कार्बनिक पदार्थ थे। वो कौन थे, निर्जीव पदार्थ जो थे यहां पर कौन थे, पर्टिकुलरली कार्बनिक पदार्थ थे। कौन थे, कार्बनिक पदार्थ से किसकी उत्पत्ति हुई है, सजीव का निर्माण हुआ। तो पहला बिंदु इनकी थ्योरी का था क्या, कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, ए बायोजेनेसिस दर्शाती है, पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, क्यों सर, वायु में क्यों नहीं, स्थल में क्यों नहीं। रीजन बहुत सीधा सा था कि वातावरण जो था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। वातावरण कैसा था, ऑक्सीजन नहीं थी, कैसा था, अपचायक था। कैसा था, अपचायक था, ऑक्सीजन नहीं थी। सोच, अगर ऑक्सीजन होती, बेटा ऑक्सीजन क्या करती है, केमिस्ट्री तुम जानते हो, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है, चीजों को तोड़ देती है। अरे भैया 9वीं 10वीं कक्षा की चीज तुम जानते हो, ग्लूकोज अगर है तो उस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ सर तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन क्या कर देती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया, जल में तोड़ दिया और ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। सोच, अगर ऑक्सीजन हो तो क्या, अगर ऑक्सीजन हो, अगर ऑक्सीजन हो तो क्या जीवन की उत्पत्ति हो पाती। देखिए मेरे बेटे का नंबर नोट करना जल्दी से। हाँ जी, अगर ऑक्सीजन हो उस टाइम पर क्या जीवन की उत्पत्ति हो पाती, मेरे बेटे दिमाग लगे, जल्दी से सोचिए फटाफट। अगर 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 उस टाइम पर जब जीवन की उत्पत्ति हो रही होगी, पहली बात जल में क्यों हुई, इसका अभी आपको बताऊंगा, रीजन बताऊंगा जब आगे आगे पढ़ेंगे। सर जल में क्यों हुई, हवा में क्यों नहीं हुई, अच्छा लैंड पर, स्थल पर क्यों नहीं, पानी में ही क्यों नहीं। पहला तो क्वेश्चन ये बन रहा होगा सर पानी में ही क्यों, मैंने कहा आएगा, वेट करना, स्टेप्स पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी। हाँ दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज उनके सिद्धांत की क्या, ऑक्सीजन नहीं थी। क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, सोचो अच्छी बात है मेरे भाई, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती, दिमाग लगा, हम जीवन की उत्पत्ति किससे करने वाले हैं सर, हम जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ से करने वाले, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इन सब से करने वाले। अगर ऑक्सीजन होती तो लिपिड को तोड़ देती, वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देती, वो फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ तोड़ देती। क्या जीवन पैदा हो पाता, नहीं हो पाता। एक बालक ने पूछा प्रेजेंट टाइम पर इवोल्यूशन हो सकता है, सॉरी प्रेजेंट टाइम पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है क्या, अपने आप खुद सोच, क्या प्रेजेंट टाइम पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, दिमाग लगाओ सोचो। सर बाद में ऑक्सीजन कहां से आ गई, बेटा बाद में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से आई। क्यों आई सर, पढ़ेंगे, एक दिन में थोड़ा 19 बन गया था, टाइम लगा था ना। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे चैप्टर तो टाइम लगेगा चीजों को समझने में। एक दिन में सारे आंसर देते तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनी थी। सर ऑक्सीजन क्यों बनाई थी, ऑक्सीजन की क्रांति करनी थी ताकि ओजोन परत बनाए, ओजोन इसलिए बनाया ताकि पराबैंगनी किरणों को आने से रोका जाए। ऑक्सीजन इसलिए बनाएंगे क्योंकि वायु श्वसन कराना, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है, इसमें वायु श्वसन से किससे, अवायु श्वसन में। अवायु श्वसन में एक ग्लूकोज टूटता है, 2 एटीपी बनती है, वायु श्वसन में एक ग्लूकोज टूटता है, 38 एटीपी बनती है। तो ज्यादा से ज्यादा जटिलता लानी है, ज्यादा से ज्यादा विकास करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है तो ऑक्सीजन उत्पन्न करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करेगा, आपके साइनोबैक्टीरिया नीला रक्त उत्पन्न करेंगे। तो आगे ये सारी चीजें आएंगी। तो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। सर पहली बात जल में क्यों हुई, मैंने कहा आएगा। दूसरी बात सर ऑक्सीजन थी, नहीं थी। सर अगर होती तो जीवन की उत्पत्ति कभी ना हो पाती। क्यों ना हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है, चीजों को तोड़ देती है। हमें तो निर्माण करना था, ऑक्सीजन होती तो सब कुछ तोड़ देती, जीवन की उत्पत्ति ना हो पाती। चलो अच्छी बात है। प्रेजेंट टाइम पर क्या वापस से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं हो सकती अपने आप। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सोच अगर प्रेजेंट कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया प्रेजेंट कंडीशन में क्या इवोल्यूशन हो सकता है, क्या रासायनिक विकास हो सकता है, तुम सरासर मना कर दोगे सर कोई रासायनिक विकास नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग है। सर वाटर में हो सकता है, डन। सर ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में कैसे आई, यहां पर उन्होंने बताया ओपेरिन हेल्डेन ने प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन आई। क्यों आई वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो ये जो था, ये मुख्य मुख्य 4 बिंदु थे किसके, ओपेरिन और हेल्डेन के इस सिद्धांत के। अब इसी सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक विकास, किसकी बात करेंगे, कुल मिलाकर रासायनिक विकास की बात करेंगे। और इस रासायनिक विकास के टोटल कितने चरण होने वाले हैं, 6 चरण होने वाले हैं किसके, इस रासायनिक विकास के। पहले परमाणु, फिर अणु, फिर यौगिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, फिर सरल बनाएंगे, फिर जटिल बनाएंगे। इस तरीके से 6 चरण होने वाले किसके, हमारे केमिकल इवोल्यूशन के, जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन। हाँ तो सर ऑक्सीजन कैसे आवश्यक हो गई, बेटा ऑक्सीजन इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि बिना ऑक्सीजन के क्या कोई जीव मिलता है, हाँ मिलता है।
मेरे भाई कोई ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, हाँ रहते हैं, जिनको हम अवायवीय जीव बोलते हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है अवायवीय जीव जो श्वसन करते हैं तो एक ग्लूकोज के टूटने से मात्र 2 एटीपी बनती है, वहीं वायवीय श्वसन जब होता है तो एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी बनती है। आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर तो विकास आना चाहता है, जीवों की जटिलता बढ़ाना चाहता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना चाहता है, हर एक लेवल के जीव बनाना चाहता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो कौन सा श्वसन कराना पड़ेगा, वायवीय कि अवायवीय? वायवीय। तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, तो लाई गई ऑक्सीजन। कौन लेकर आया? नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। सर हम मंगल ग्रह पे, तो यहां पर एक डायग्राम आपको दिखेगा, शायद आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है इसका रासायनिक विकास, ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं। तो रासायनिक विकास, इसके टोटल चरण पढ़ेंगे। टोटल कितने चरण होंगे बेटा? पहला चरण होगा परमाणु अवस्था, दूसरा चरण होगा आणविक अवस्था, तीसरा चरण होगा मेरे भाई, तीसरा चरण होगा, कहां गया तीसरा चरण? तीसरा चरण होगा हमारा, स्लाइड कहां गई? हां जी, तीसरा चरण होगा भाई, तीसरा चरण जो होगा वो होगा हमारा प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक अवस्था, फिर उसके बाद सरल कार्बनिक यौगिक अवस्था, फिर उसके बाद सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति, चौथा चरण ये, पांचवा चरण हो जाएगा बेटा हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। तो टोटल इस तरीके से ये 5 चरण रहेंगे, टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे, मैंने 6 बोल दिया था, 5 स्टेप्स रहेंगे किस चीज के? आपके रासायनिक विकास के। ठीक है जी, सो आज इतना ही रखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर जी? कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना? कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये वाला टॉपिक, क्या? केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है जी, हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी, कोई लॉजिकल सवाल है तो पूछेगा, फालतू के सवालों के लिए मेरे पास भी समय नहीं है संदीप कुमार। हाँ जी, सर फॉर्म कब तक आएगा? ये भी देखो, ये हवा बहुत ज्यादा फैलेगी, फॉर्म कब तक आएगा? जब आएगा ना बेटा सबको पता लग जाएगा। सर अब ऑक्सीजन क्यों नहीं तोड़ रही है? मतलब सर अब ऑक्सीजन क्यों नहीं तोड़ रही है? तोड़ती तो है, तोड़ती है तभी तो तुम जिंदा हो, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो हमारे अंदर श्वसन हो रहा है, तोड़ी तो रही है। सर मेंढक का निर्माण जल से होता है। हाँ बेटा, तो आज जा थोड़ा सा पानी ले, उसमें मेंढक का निर्माण करना, जब हो जाए तो पाल लेना बेटा उसको। ठीक है, मेंढक का निर्माण जल में होता है, मेंढक का निर्माण जल में होता है, या मेंढक के अंडे जो होते हैं सी वाटर में हुआ था। यस बेटा, सी वाटर में हुआ था। मतलब सर कार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई? यस बच्चे, बिल्कुल सही है। सर क्या सजीव और निर्जीव का निर्माण होता है, और अगर नहीं होता है तो शरीर मिट्टी में क्यों मिल जाता है? तब स्थल पर ऑक्सीजन नहीं थी। नहीं पता मेरे को विपिन राज, बिल्कुल नहीं पता। कल बेटा 3 बजे क्लास होगी। सर प्रोटोबायोंट से, यस विनीत ने, बहुत अच्छे प्रोटोबायोंट्स बनेंगे, जिनको हम पोसरवेट्स बोलेंगे, माइक्रोस्फेयर्स बोलेंगे, वेसिकल्स बोलेंगे, फिर प्रोटोबायोंट से ईओबायोंट्स बनेंगे, फिर ईओबायोंट से प्रोटोसेल बनेगी। मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूं, ये जो वर्ड जो मैंने अभी लिए हैं विनीत और दूसरे बच्चे सुन लो जो जानते हैं, ये जो मैंने वर्ड लिए ना प्रोटोबायोंट, ईओबायोंट, प्रोटोसेल, मैं सोच रहा हूं कि कल जब मैं ये पढ़ाऊंगा भाई साहब मैं तो कतई कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा। ये हालत है यहाँ पर, कह रहे मेंढक पानी में बनता है। सर हम इन थ्योरी को नहीं मानेंगे, मत मान बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत मानो। सर सार्व बीजाणु होता है। सर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए तो केमिकल इवोल्यूशन कर सकते हैं? बिल्कुल केमिकल इवोल्यूशन हो जाएगा, बट आप ये भी जानते हैं इस पृथ्वी पर ज्यादातर जो जीव जो है हमारे जैसे वो कैसे हैं? वायवीय, तो हम मर जाएंगे बेटा। सर स्थल पर ऑक्सीजन नहीं थी तो वाटर में कैसे आ गए? प्रभु कल पढ़ेंगे ना हम चीजें कि हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? जल बनाएगा। कल पढ़ेंगे ना, आएगा ना, तसल्ली कर, वेट कर, कल का वेट कर, कल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिकॉन न्यूटन क्या होता है? यस, ये एक टॉपिक मेरे से रह गया था, उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं आपको बता दूंगा, माफ करना 3 शब्द रह गए थे। देखो सिस्ट्रॉन, न्यूटन और रिकॉन, ये तीनों वर्ड शायद उस दिन मैंने बोला था बताऊंगा, और उस टाइम पता नहीं जल्दी में किसी ने कैसे डाउट पूछ लिया तो रह गया था। बेटा जरा जल्दी से मुझे बताइएगा सिस्ट्रॉन क्या था मेरे भाई? ये डीएनए था। इस डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट जो होता है, या ये हम बोलेंगे जीन का क्रियात्मक भाग, जीन जो होता है जीन का क्रियात्मक भाग जो होता है, ये तो तुम जानते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ये तो पता है ना? बस ये 2 वर्ड न्यूटन और रिकॉन है ना। अब मैंने आपसे बोला मेरे भाई ये डीएनए, इस डीएनए का ये जीन है ना, और इस जीन में क्या आ गया? म्यूटेशन। इस जीन में क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया। अब म्यूटेशन जिस एरिया में आया, जिस क्षेत्र में आया, जिस भाग में आया, जैसे तुमको याद आ रहा होगा सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, जिस जगह पर आया था, जिस भाग में आया था जीन के अंदर, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? म्यूटॉन बोलेंगे। तो म्यूटॉन जीन का वो भाग जहां पर म्यूटेशन आएगा, सिंपल। सिस्ट्रॉन जीन का क्रियात्मक भाग, म्यूटॉन जीन का वो भाग जहां पर, जीन का वो क्षेत्र जहां पर क्या आएगा? म्यूटेशन, उसको हम बोलेंगे म्यूटॉन। डन। अब सर ये रिकॉन क्या है बेटा? ये रिकॉन वर्ड कहां से आया? रिकॉम्बिनेशन से। आप मुझे बताइएगा ये गुणसूत्र था? हाँ सर, इस गुणसूत्र में इतना सा भाग जरा सोच, जीन विनिमय से इधर से इधर, इधर से इधर आया था, याद कर। ये मेरे भाई तेरा डीएनए है, हाँ जी, ये गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, हाँ जी, इस जीन का एक भाग यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये क्या हुआ था? एक्सचेंज हुआ था। हाँ सर, क्या एक्सचेंज हुआ था? जीन विनिमय हुआ था, जीन्स का हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, जेनेटिक मटेरियल का। तो वो भाग जो एक्सचेंज होता है, वो भाग जो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मींस जीन विनिमय होता है, जिसका जीन विनिमय होता है, जिसका एक्सचेंज होता है। अब जरा सोच, एक्सचेंज होगा, जीन विनिमय होगा, तभी तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। याद कर, जीन विनिमय होगा तभी तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन बोलते हैं, जहां पर जीन विनिमय होता है। डन। चलो जी, तो ये 3 वर्ड रह गए थे, माफ करना, मैं जल्दी में उस टाइम पे क्लास में बताना भूल गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। सिस्ट्रॉन जीन की क्रियात्मक भाग, म्यूटॉन वो भाग जहां पर म्यूटेशन होगा, रिकॉन यानी वो क्रोमोसोम का या डीएनए का वो भाग जो एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं कल कितने बजे बेटा? 3 बजे आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।